पीयूष अग्रवाल जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। पीयूष जी, मतलब मैं समझता हूँ कि हम बड़े भाग्यशाली हैं आज। मैं तो कहूँगा अपनी तरफ से मैं कहूँगा और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज सैटरडे के दिन हम आपको पहली बात तो इतना कर्ज दे रहे हैं और आपने हमारी ये जो दरखास्त थी, हमारी जो रिक्वेस्ट थी, वो आपने स्वीकार की। मैं दिल से जितना आपको धन्यवाद देना चाहूँ शायद उतना कम है। हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी भी हैं, वहाँ उनका कुछ थोड़ा शायद इंटरनेट का कुछ इशू है, उनके साथ भी हम जुड़ेंगे। और पीयूष जी के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, पीयूष अग्रवाल जी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में डिप्टी डायरेक्टर हैं और वो पॉलिसी में को देखते हैं, यानी पॉलिसी में जो भी चीजें आती हैं, जैसे ये डेफिनेशन का जो इशू है, ये भी पॉलिसी से रिलेटेड है। एक नई पॉलिसी बनाई है सरकार ने, नई डेफिनेशन लेकर आए हैं और इसमें क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने देखा है पीयूष जी को दिन हो या रात हो, उनको मैं तो हमेशा पहले भी कहता हूँ कि उनको शायद सपने में भी एमएसएमई आती है और पूरी डेडिकेशन से वो खाली एमएसएमई नहीं, वो एमएसएमई डेफिनेशन की बात वो करते हैं। तो उन्होंने चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो, जहां जहां से वो जो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे वो उन्होंने ली, उन सबको कंपाइल किया और फिर एक ऐसा नोटिफिकेशन बनाने में मदद करी सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, कि जिसमें सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एकदम उन्होंने हर चीज को अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। बट फिर भी पीयूष सर, हमारे कुछ डाउट्स हैं, तो हम सुनना चाहते हैं आपसे कि आप हमें इस नई डेफिनेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे साथ 135 से के करीब अभी 135 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं। सच एन इम्पोर्टेंट वेबिनार आज के समय की, कि भाई ये लोगों के पास कई बार क्वेश्चन होता है कि साहब उद्यम रजिस्ट्रेशन में लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, कुछ कहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें हम टर्नओवर की या फिर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की। वो सभी चीजें आज हम आपसे सुनना चाहते हैं सर। पीयूष अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। तो पीयूष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू एंड प्लीज गाइड अस। थैंक यू मच मुकेश जी और CIMSC फॉर ऑर्गेनाइज वैल्यूएबल इवेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और मुकेश जी ने इसमें पूरा प्रयास किया, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मुझे मालूम है, ये सबको जोड़ने के लिए और ये वेबिनार करने के लिए। और सब स्वागत करता हूं और मेरे जो सीनियर कलीग हैं मिस्टर अनिल त्रिपाठी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया इस पार्टिसिपेशन के लिए। और जस्ट वैसे तो मुकेश जी ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है नोटिफिकेशन, जस्ट एक ब्रीफ थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा। जैसे सभी लोग जानते हैं कि MSME एक्ट 2006 में आया था और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम इसके बारे में बिल लेकर के आए और डेफिनेशन को रिवाइज करें। तो 2015 में हमने जो है MSME बिल लेकर के आए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। उसमें सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी को बढ़ाने की कोशिश करी थी। उसके बाद में फिर 2018 में कुछ कमिटीज की रिपोर्ट के बेस पे फिर हम जो है टर्नओवर क्राइटेरिया को खाली लेकर के आए थे कि MSME की डेफिनेशन में हम टर्नओवर क्राइटेरिया लेके आए इंस्टेड ऑफ प्लांट मशीनरी। वो बिल भी हमने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था और फिर वो DRPSC डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसके पास गया था। तो उन्होंने सभी पक्षों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बुला करके अलग अलग मीटिंग करी थी और फिर उसमें उन्होंने ये बोला कि जो टर्नओवर क्राइटेरिया है ये वाकई में अच्छा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये बोला कि ये थोड़ा हायर साइड पे इसको मिनिस्ट्री रिकंसिडर करे और इसको थोड़ा सा लिमिट जो है वो डाउन करें। तो उन्होंने ये बोला था कि एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया वो ठीक नहीं है और टर्नओवर क्राइटेरिया के लिए वो भी उन्होंने। तो इस वजह से फिर हमने ये सोचा कि अब टर्नओवर क्राइटेरिया ही हम लेकर के आएंगे, लेकिन इसके साथ में फिर हमने कंपोजिट क्राइटेरिया बनाया, क्योंकि प्लांट मशीनरी जो है जो क्राइटेरिया वो 15 सालों से चल रहा था। 2006 में हमारा बिल आया था, लगभग 15 सालों से वो एक्ट के बाद में 15 सालों तक वो चलता। तो फिर हमने ये सोचा कि एकदम से कंफ्यूजन पैदा ना हो कि हम सीधा टर्नओवर ले आए, तो हमने एक कंपोजिट क्राइटेरिया रखा जिसको सभी स्टेक होल्डर्स ने माना भी और सभी ने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई कंपोजिट क्राइटेरिया ठीक है, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट जो चल रहा था वो थोड़ा सा उससे लिंक भी हो गया
ये जो दोनों कंपोजिट रखने का इसका ये पर्पस था कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी ने, तो उससे भी लिंक हो जाए और टर्नओवर एज एन एडिशनल क्राइटेरिया आ जाए। तो हमने इसके बारे में 1 जून को एक नोटिफिकेशन इश्यू किया, जिसमें हमने ये बोला कि टर्नओवर विल बी द क्राइटेरिया अलोंग विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी। लेकिन उसके बाद में फिर जो है हमारे पास काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हमसे क्लैरिफिकेशन पूछने लगे कि साहब टर्नओवर कौन-सा होगा, प्लांट और मशीनरी कौन-सी होगी, क्या कैसे हम लिंक करेंगे, कैसे कंपोजिट क्राइटेरिया में कौन-सा हम लेंगे। तो जब कुछ ये सब क्लैरिफिकेशन आए तो हमें ये लगा कि ये इसमें इसके बारे में हमने इश्यू तो कर दिया, लेकिन हमें जो है इसको थोड़ा-सा विस्तृत तौर पे या ब्रॉड बेसिस पे इसको जो है डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा हमने इसको स्टडी किया, हमने स्टेक होल्डर से कई बार कंसल्टेशन किया, कई मिनिस्ट्रीज़ को हमने बुलाया इसके बारे में और उनके व्यूज़ भी जाने कि अगर हम टर्नओवर रखते हैं तो हमें किस तरह से लिंक करना होगा और अगर हम प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से लिंक करें। अभी सेल्फ डिक्लेरेशन है, लेकिन ये है कि लिंक हम करेंगे इसको, ताकि ये है कि हमें भी पता रहे कि जो इन्वेस्टमेंट या जो टर्नओवर जो फिगर दी है वो ठीक दी है। सिर्फ इस वजह से लिंक करने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई हम जो है कोई इंस्पेक्टर या कुछ बिठा रहे हैं। तो उसके बाद में फिर जो है जब कंपोजिट क्राइटेरिया फिर जब हमने जब इसको 1 जून को लाया, फिर हमने जो है क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए हमने कोशिश करी और स्टेक होल्डर से डिस्कस करके 26 जून को हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, जो कि 2119 नोटिफिकेशन है, जो कि आप सब लोग भी जानते हैं। उसमें हमने सारी चीज़ें जो है एक्सटेंसिव तौर पे डाल दी और जितने भी पहले के नोटिफिकेशन, चाहे वो यूएम के थे, चाहे हमारे डेफिनिशन का था, चाहे हमने जो है 1722 करके एक और नोटिफिकेशन जो निकाला था 5 अक्टूबर 2006 में कि प्लांट और मशीनरी का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या चीज़ एक्सक्लूड होगी, अगर इम्पोर्टेड मशीनरी है तब क्या चीज़ होगी कंसिडर, ये सब चीज़ें थी। तो हमने ये देखा कि कई नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं, उसके बाद में भी एक और निकला था 3322 करके भी निकला था, जिसमें हमने ये कहा था कि 3 साल तक जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर वो ग्रेजुएट होते हैं एक से दूसरे में तो उसको वो बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा 3 साल तक। तो ऐसे कुछ-कुछ बीच-बीच में नोटिफिकेशन आते रहे और उसके बाद में फिर यूएम का नोटिफिकेशन 2015 में आया। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि कई सारे नोटिफिकेशन हैं और लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि भई कौन-सा नोटिफिकेशन कंसिडर करना है और कौन-कौन से लिंक हैं। तो फिर हमने ये सोचा और हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें डायरेक्शन दी कि आप जो है इसको एक कंपोजिट नोटिफिकेशन बनाइए। जिस तरह से हमने कंपोजिट क्राइटेरिया किया, हमने एक कंपोजिट नोटिफिकेशन निकाला जिसमें हमने सारे नोटिफिकेशन का जो निचोड़ है वो उसमें डाल दिया और जितने भी अब तक नोटिफिकेशन हुए थे वो सारे जो हमने रिवोक कर दिए। यानी आज की डेट में अगर कहें एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो 2119 है, जो कि हमने 26 जून को निकाला है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, चाहे उसमें बेनिफिट कंटिन्यू की बात थी, अगर एक ग्रेजुएट होती है कोई यूनिट एक से दूसरे में उसकी बात थी, या प्लांट और मशीनरी में क्या एक्सक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, वो करने की बात है। वो सारी चीज़ें हम इस नोटिफिकेशन में लेकर के आएँगे। तो अभी तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, बाकी इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम कि हमने ये जो नोटिफिकेशन इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या हमने इसमें चेंजेस करे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो भी हमारे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं जिसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, वो यू आर वेलकम टू सीक एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेफिनिशन और वी विल बी एबल टू रिप्लाई। मुकेश जी भी हैं और मैं, हम लोग दोनों मिल करके इसको कंप्लीट तौर पे इसका रिप्लाई देंगे ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए और इसके बारे में हम आगे चर्चा और भी करते रहें। मुकेश जी। जी धन्यवाद बहुत बहुत पीयूष सर, आपने थोड़े में ही हमें काफी कुछ बताने की कोशिश की। अगर आप मुझे परमिशन दें तो जो आपने मुझे अभी तक बताया उसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में अगर मैं शेयर कर सकूं। बिल्कुल, वो अच्छा रहेगा जी। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ये जो पीयूष सर ने अभी बताया, ये नोटिफिकेशन नंबर SO2119E, और मेरी रिक्वेस्ट है पीयूष जी, कहीं मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो प्लीज आप मुझे ठीक करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया दोस्तों, इसका नंबर है SO2119E डेटेड जून 26, 2020 on definition of MSME and procedure to get the उद्यम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है वो आपको पता ही होगा, जो पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाई है। पहले जो MSME की डेफिनेशन थी उसका जो क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको बताया कि केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ही होता था, जैसे अभी पीयूष सर ने बताया, और उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 सेक्टर्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और
सर्विस एंटरप्राइज दो भागों में बांटा गया था। यानी जो क्राइटेरिया था वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का अलग था और सर्विस एंटरप्राइजेस का अलग था। उसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप बात करें तो वो थी जो 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो थी जिनका 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो थी जिनका 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है। इसी तरह सर्विस सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेस वो थी जिनका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, क्योंकि यहाँ सर्विस एंटरप्राइज में इक्विपमेंट्स बोलते हैं, तो 10 लाख तक है। जहाँ जो इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है तो स्मॉल सेक्टर, और अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 5 करोड़ तक है तब वो मीडियम एंटरप्राइजेस सर्विस सेक्टर में आती थी। दोस्तों, अब जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो चेंज हो गया है, और अब जो तरीका है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग नहीं है। यानी अब चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या आप सर्विस सेक्टर में हैं, जो क्राइटेरिया वो एक ही है। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो अब दोस्तों कंपोजिट क्राइटेरिया हो गया है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड मतलब आप देख लीजिएगा, एंड मतलब हिंदी का और जो है, दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा करने हैं। तो आपको देखना है इन्वेस्टमेंट भी और साथ में जो टर्नओवर है वो भी। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तब आप माइक्रो में आएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तब स्मॉल में, और अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है तब आप मीडियम सेक्टर में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ खास बात ये जरूर आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप अगली कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी मैं अगर ये समझाऊं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ के अंदर है, लेकिन किसी कंपनी की टर्नओवर अगर 6 करोड़ हो गई या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई और 10 करोड़ तक है तो वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से थोड़ा बढ़ जाता है और टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर रहती है तब भी आप स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो जाती है तब आप मीडियम में चले जाएंगे सीधे। तो आपको ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होंगे किसी भी कैटेगरी में सॉल्व करने। ये खास बात जो पीयूष जी ने बताई, मैं बस खाली दोहरा रहा हूं आपको कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर है। जैसे उन्होंने कहा लीकेज तो होगा, लेकिन वहां आपने जो वहां डिक्लेयर कर रखा है, देखा जाए जो आपने अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर रखा है या आपने जीएसटी में डिक्लेयर कर रखा है, वो ही चीजें यहाँ पर होंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी फीस नहीं लिया जाता। आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपका ई उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जैसे आपको उद्योग आधार मिलता था उसी तरह मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया और पीयूष सर ने बताया कि कंपोजिट क्राइटेरिया है अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर का। तो जैसे अभी आपको बता रहे थे पीयूष अग्रवाल जी कि उन्होंने जो पुराने कुछ नोटिफिकेशन थे उनको एक तरह से विड्रॉ कर लिया है। ये जो 4 नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दे रहा हूं। एक SO 1702E जो 2020 का था, इस नोटिफिकेशन को इशू किया था जून 1 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। एक बहुत छोटा नोटिफिकेशन था जहां पर जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, बस केवल वो डेफिनेशन उसमें डिक्लेयर की गई थी। लेकिन क्योंकि अब ये जो इन्होंने नया जो नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन के द्वारा पूरा डिटेल्ड आपको क्लैरिफिकेशन दिया है, इसलिए वो जो छोटा नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ कर लिया गया है। एक दूसरा जो विड्रॉ किया गया है SO 2052E ये 2017 का है। फिर एक SO 3322E ये नवंबर 1 2013 का है, और SO 1722E ये अक्टूबर 5 2006 का है। ये 4 नोटिफिकेशन इस नए नोटिफिकेशन के बाद आने से विड्रॉ मांगे जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया इन चारों का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इन चारों नोटिफिकेशन में आखिर था क्या जो विड्रॉ कर लिया गया है। ये जो मैंने आपको बताया जून 1 2020 का नोटिफिकेशन तो केवल एक छोटा नोटिफिकेशन था जहां ये जो नई क्राइटेरिया थे वो डिफाइन किया गया था, वो पूरा अब नए वाले नोटिफिकेशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। दोस्तों, ये जो 30 जून 2017 का था इसमें केवल उद्योग आधार मेमोरेंडम को लेने के लिए और उसकी गाइडलाइंस के लिए एक आपको बताया गया था कि कैसे आप अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम ले सकते हैं और क्या गाइडलाइंस। ये आपको इसलिए नहीं रहा दोस्तों क्योंकि अब उद्योग आधार मेमोरेंडम खत्म कर दिया गया है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल ये जो नया नोटिफिकेशन है इसमें दे दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन भी विड्रॉ कर लिया गया है। 2 नोटिफिकेशन और हैं जो विड्रॉ किए हैं। एक है SO3322, ये 1 नवंबर 2013 को इशू किया था, जहां ये कहा गया था कि अगर आप अपग्रेड होते हैं किसी क्लासिफिकेशन में, यानी अगर आप माइक्रो से स्मॉल में जाते हैं या स्मॉल से मीडियम में जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि तब पहले एक ही क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट का, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती थी किसी वजह से दोस्तों, आप पहले सपोज आप स्मॉल सेक्टर में हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कभी बढ़ गया, तो ये क्वेश्चन आया था कि क्या सेम डे हमें मान लिया जाएगा कि हम अब नई कैटेगरी में स्मॉल से मीडियम या स्मॉल से पहले माइक्रो से स्मॉल में चले गए। तो उसका एक ही जवाब निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने, और कहा था कि 3 साल तक आपको जो पुराना वाला जो आपका क्राइटेरिया है, जब आप अपग्रेड करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसको विड्रॉ कर लिया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसको विड्रॉ करने के पीछे शायद रीजन तो यही है कि भाई अब हमने बहुत सारा जो उसका अमाउंट है वो बढ़ा दिया है, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया है। इसका भी शायद रीजन यही है कि जो एक और नोटिफिकेशन था 5 अक्टूबर 2006 का, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों इसमें ये कहा गया था कि बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी की लिस्ट उसमें दी थी, जिनको ये कहा था कि जब आप कैलकुलेट करें अपने क्लासिफिकेशन को, जब आप वहां पर फिल करें उद्योग आधार मेमोरेंडम लेने के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना है, तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जो डीजी से था, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स थे, और इसी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थे, जी सर, फायर फाइटिंग के थे, फायर फाइटिंग, जी सर, जी सर। तो ट्रांसफार्मर था, इस तरह का जो बहुत सारी जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो विड्रॉ कर ली गई हैं। जैसे ये था इक्विपमेंट सच एज टूल, जिग्स, डाइज, मोल्ड्स, स्पेयर पार्ट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, R&D सर ने बताया, पावर जनरेशन सेट और केबल्स, वायर्स, बार्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह। लेकिन दोस्तों अब ये काम का नहीं रहा है। अब उन्होंने कहा है कि भाई अब हमने लिमिट इतनी बढ़ा दी है कि हमने जहां 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया है, अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट में, जो पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ था और सर्विस सेक्टर में केवल 5 करोड़ था, उसको अब 50 करोड़ कर दिया गया। तो ये अब एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं बची, इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन साथ में मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि कुछ सेक्शन 7 जहां पर डिफाइन किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है, MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, उसमें एक सेक्शन 7(1) है, वहां पर एक एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया है। वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो एक्ट में ही कहा है कि आपको नहीं लेनी है फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वो अभी एज इट इज चलता रहेगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे करेंगे दोस्तों। इसमें जैसे पीयूष सर ने बताया था कि जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो आपने पिछले साल फाइल की थी, वहां पर जो एनेक्सर होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स का इनकम टैक्स की रिटर्न में, वो ले लेंगे। तो इसमें एक खास बात यह है कि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होता था, पहले वो आपकी ग्रॉस वैल्यू ली जाती थी, अब वो रिटन डाउन वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि हम इनकम टैक्स में अपनी रिटन डाउन वैल्यू देते हैं आज की कैलकुलेशन के लिए। और ये जो होगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, 31 मार्च तक ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, जिस साल में आप, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तब तक। आप जब रिटर्न फाइल कर देंगे तब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से वो ये लिंक कर लेंगे। और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका डेफिनेशन आप यही समझ लीजिए कि जिस प्रकार से इनकम टैक्स रूल्स 1962 में है, वो ही यहाँ पर लिया गया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। और जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, वो सभी यहाँ पर कैलकुलेट के लिए ली जाएंगी। जब आप कैलकुलेशन पर्पस से जो MSME की डेफिनेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए आप कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट करेंगे। दोस्तों इसका मुझे जो समझ आया वो केवल इतना समझ आया कि अब प्लांट एंड मशीनरी के साथ अगर आपके पास कोई गाड़ियां हैं वो भी इसमें क्लब हो जाएंगी।
क्योंकि उन्होंने लिमिट भी बहुत बढ़ा दी है। तो केवल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ही यहाँ पर एक्सक्लूड करना है और बाकी जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो सब लेनी है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 7(1) का एक्सप्लेनेशन जो 1 है उसमें जो मशीन दी है, जो इक्विपमेंट दी है वो आपको लेस करने हैं। अब आप कहेंगे कि भैया हमने तो अभी हमारी नई एंटरप्राइज है, हमने तो अभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, अभी हम क्या करें? आपका भी पूरा ध्यान रखा है यहाँ पीयूष जी ने और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। उन्होंने कहा है कि जो नए एंटरप्राइज हैं कोई बात नहीं, आपका हम लिंक नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सेल्फ डिक्लेयर करके बता दीजिए अपने आप। और जो मशीन का परचेज प्राइस है, अगर आपने फर्स्ट हैंड लिया है, सेकेंड हैंड लिया है, जितने में आपने लिया दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले ये होता था कि अगर आप सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते थे तो जो उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होती थी वो ही ली जाती थी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब वो चेंज कर दिया गया है। अब आपकी जो परचेज प्राइस होगी, चाहे वो नई मशीन है या सेकेंड हैंड, वो ही ली जाएगी। एक रिलैक्सेशन और दिया गया है नए एंटरप्रेन्योर्स को कि उसमें जो आपने परचेज की है मशीन, उसमें से आप जीएसटी भी घटा सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो आइटम स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन सी ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। तो दोस्तों ये तरीका हुआ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को कैलकुलेट करने का। आपके जो भी सवाल एक दूसरा है दोस्तों, क्योंकि ये कंपोजिट आपको क्राइटेरिया है, तो टर्नओवर के लिए भी मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड किया गया है। आपकी जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो जैसे यहाँ पर जो उसमें से आपको जो टर्नओवर लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपको, और ये जो टर्नओवर है वो लिंक कर दी जाएगी आपके इनकम टैक्स से, सीजीएसटी से, जीएसटीआईएन से, और 31 मार्च 2021 तक आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि 31 मार्च 2021 के बाद आपको पैन और जीएसटीआईएन मैंडेटरी होगा। यानी अगर हम पूछेंगे सर से इसके बारे में भी कि अगर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर कम है, जितना मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तब भी हमें ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा अपना उद्यम लेने के लिए। और ये जो इफेक्टिव है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी साइट पर जाएं अपना उद्योग आधार यानी अब उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए, तो आपको लास्ट में gov.in दोस्तों ये खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी साइट्स ऐसी बन गई हैं। मेरी इवन पीयूष सर से और सेक्रेटरी एमएसएमई से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने दोनों ने हमको बताया और हमने खुद भी देखा कि कुछ लोग, और हमारे पास खुद भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मुकेश जी आप तो झूठ बोलते हो। पीयूष सर, लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश जी आप झूठ बोल रहे हो, फ्री में मिल रहा है। फ्री में नहीं मिल रहा, लोग तो इसमें तो पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जी जी सर, बिल्कुल फ्री है ये। और हमारी ऑफिस की जो वेबसाइट है उससे अगर लिंक लेकर के आप जाएंगे तो इसमें चार्जेस का कोई मतलब नहीं है। आपको सही वेबसाइट की जानकारी और सही रजिस्ट्रेशन की जानकारी हो पाएगी। जी सर, हमारी जो ऑफिस की वेबसाइट है dcmsme.gov.in, उसके थ्रू अगर जाएंगे तो उसमें जो है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल बना हुआ है, एक विंडो बनी हुई है, उसको क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हमें पीयूष सर ने, थैंक यू वेरी मच सर, कि आप dcmsme.gov.in पर जाइए और वहां पर आपको एक विंडो मिलेगी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उसको क्लिक करेंगे, बस आप समझिए आपका काम फ्री में हो गया। तो इसमें कोई फीस नहीं है। आधार नंबर दोस्तों, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एक HUF है, तब आपको जो एक आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी जो लिंक होगा आपके इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से। यहाँ मैं आधार नंबर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल आधार नंबर। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपके प्रोप्राइटर का, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का, और अगर HUF है तो कर्ता का। और अगर दोस्तों आपकी कंपनी, LLP, ट्रस्ट या सोसाइटी है तो जिसको भी आप ऑथराइज करेंगे टू फिल दिस फॉर्म, जो ऑथराइज सिग्नेचर होंगे उनका आधार नंबर चाहिए जो लिंक होगा इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से। दोस्तों एक बात और, आपका एक एंटरप्राइज के लिए पहले तो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो जाते थे। अगर आपकी कई यूनिट होती थी
माने अगर आपकी एक कंपनी है और आपने उसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक दिल्ली में, एक नोएडा में, एक कलकत्ता में, एक हैदराबाद में लगा रखी हैं, तो आप अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। लेकिन अब आपको एक कंपनी के लिए एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पीयूष सर, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसको हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम ये चाहते हैं, हमारे पास कंप्लेंट ये आ रही थी कि एक कंपनी है, सपोज कीजिए एबीसी कंपनी लिमिटेड, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि 4 जगह उसने जो है अपने ब्रांचेस खोल रखी हैं और अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हो जाता था। एक ही पैन नंबर या एक ही वो आधार नंबर से वो 4-4 रजिस्ट्रेशन कर पा रहा था। तो उसमें क्या होता था, एक अगर स्टेट में उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए और दूसरे स्टेट में दूसरा लिया, तो वो क्या करता था कि वो जैसे इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल के लिए 5 करोड़ तक था, तो वहाँ 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी फैक्ट्री में फिर 4 करोड़ किया, तीसरी में 4 करोड़ किया और इस तरह से कई सारी यूनिट जो है वो खोल पाते थे। जबकि हमारी लिमिट जो है वो 10 करोड़ तक की थी उस समय और उसके बाद में वो लार्ज स्केल कहलाता था। तो हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आने लगी कि 22-22 करोड़, 50-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आपने जो उसको एमएसई या माइक्रो या स्मॉल कंसिडर किया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जबकि उसका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है? जब वो एक ही कंपनी है, तो वो जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट उनका कंबाइंड हो जाता है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनका शो हो रहा था 22 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। तो ये एक चैलेंजेबल जॉब हो जाता था हमारे लिए। हमारे से लोग पूछते थे कि सर आप कैसे बताइए कि कैसे आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं माइक्रो और स्मॉल का, जबकि वो जो है रिटर्न जो फाइल कर रहा है उसमें 50 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है और जबकि अलग अलग उसकी जो है इन्वेस्टमेंट है वो किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 8 है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा समस्या हो गई थी क्योंकि एक्ट में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। तो इसको हमने एग्जामिन किया, पूरे इश्यूज को स्टेक होल्डर से कंसिडर किया और हमने ये सोचा कि भाई जब हमने लिमिट इतनी बढ़ा दी है तो हम एक पैन या एक आधार के अगेंस्ट में वो सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लब करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम किस कैटेगरी में और उसको फिर उस हिसाब से बेनिफिट दिए जाएंगे। तो इसको लाने का पर्पज यही था। जी सर, थैंक यू सर। तो और दूसरा इसमें लेकिन खास बात ये कर दी है कि अब आप एक ही अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटीज हो वो आप एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन में ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी 4, 5, 8, 10, 12 अगर आपकी अलग अलग फैसिलिटीज भी हैं और आप कहते हैं कि मैंने अलग अलग जगह पर मैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ या कहीं कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, कहीं कुछ सर्विस देता हूँ या अलग अलग सर्विस देता हूँ या कॉम्बिनेशन है, तो आप जितनी भी चाहें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या सर्विस एक्टिविटीज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन में ले सकते हैं। पीयूष सर, कोई आपके इस पर कुछ स्पेशल कमेंट सर? नहीं, इसके बारे में नहीं है, बट जो इसके फीचर्स हैं, जो नई डेफिनेशन जो फीचर्स हैं, 3-4 फीचर्स हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा बीच में शेयर कर दे रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में या इस डेफिनेशन में हमने ये किया है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कैटेगरी को दोनों को एक श्रेणी पे लाके रख दिया है। पहले जो है, जो अभी भी इक्विपमेंट की डेफिनेशन रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी वो सेम रहेगा दोनों के लिए। तो ये एक स्पेशल फीचर है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक कैटेगरी में कर दिया है इस डेफिनेशन से। पहले जो है उनके लिए अलग अलग लिमिट होते, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता था। किसी ने मान ली रजिस्ट्रेशन सर्विस में लिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग में मान लो आना चाहता था, तो उसके लिए फिर कंफ्यूजन होता था कि वो किस श्रेणी में कंसिडर करे अपने आप को। तो हमने जो है दोनों के लिए कैटेगरी एक ही कर दी है। दूसरा हमने इसमें ये किया था कि हमने रिटन डाउन वैल्यू इसमें ली है। तो ये हमारा ये जो नोटिफिकेशन है ये 3 प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहला ये है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर को इसमें हमने डिलीट किया है। यानी अगर कोई यूनिट जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाहे वो 50% करती है, 30% करती है या 80% करती है, उसके लिए बेनिफिट है कि उसको प्रमोशन मिल रहा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर उसका लेस हो जाएगा और जितना जो डोमेस्टिक टर्नओवर वही काउंट होगा। तो एक तरह से वो एक्सपोर्ट के लिए उसको इंसेंटिव मिला है कि अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है, वो चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है उस हिसाब से बढ़ा सकता है। दूसरा इसमें ये हमने किया था कि रिटन डाउन वैल्यू ली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, आप मानेंगे बहुत सारे इसमें बेनिफिट हुए हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे लार्ज स्केल तो पहले 10 करोड़ से ऊपर लार्ज स्केल मानते ही थे, अब तो 50 करोड़ तक भी जो है हम मीडियम में मान रहे हैं। तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जिनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 60 करोड़ था, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू आज की डेट में उनकी 49 करोड़ है एंड दे हैव बिकम मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब एमएसएमई एंटरप्राइजेज में श्रेणी में आ गए हैं, जबकि पहले वो लार्ज स्केल में थे।
तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि पहले लार्ज स्केल में थे, अब जो हो वो मीडियम या उससे नीचे की श्रेणी में आ गए हैं, यानी एमएसएमई के परव्यू में आ गए हैं। तो हमने बहुत सारे जो एंटरप्राइजेस इस टाइप से उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप भी हमारी MSME की कैटेगरी में आ गए हैं। एक और जो हमने इसमें किया है कि हमने लिमिट इतनी बढ़ा दी है, 5 टाइम्स हमने बढ़ा दी है। अगर आप पहले से कंपेयर करें तो पहले जैसे माइक्रो के लिए 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट था, आज की डेट में वो 1 करोड़ है। स्मॉल के लिए पहले 5 करोड़ था, तो आज की डेट में 10 करोड़ है। मीडियम के लिए पहले 10 करोड़ था, आज की डेट में 50 करोड़ है। और उसी के कंटिन्यूशन में हमने जो है जो टर्नओवर रखा है वो 5 टाइम्स लिया है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट मशीनरी में माइक्रो में अगर 1 करोड़ है तो 5 करोड़ टर्नओवर। अगर उसका 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी तो 50 करोड़ टर्नओवर। अगर उसका 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी 250, तो 5 टाइम्स हमने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम इस नोटिफिकेशन में या इस डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन में लेके जी जी सर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने सर हमें दी। और तो जहां मैं अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन एक एंटरप्राइज के लिए एक ही ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर जितने आप चाहें ऐड कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि आपको अगर आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो भाई साहब आप 1 जुलाई से आपने शुरू कर दिया, बट 31 मार्च 2021 तक अपना ये नया उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि 31 मार्च 2021 के बाद जो मुझे समझ आया ये उद्योग आधार मेमोरेंडम बिल्कुल इनवैलिड हो जाएंगे। और फिर अगर आपने इसको रिन्यू नहीं कराया अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को में उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में, तो आपके पास ना उद्योग आधार रहेगा ना उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो प्लीज अगर आपके पास ऑलरेडी आप EFR2 या उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो आप उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है, बट मैं तो कहता हूं तुरंत इसको आप कर लीजिएगा। ये जैसे हमने आपको बताया कि भाई पहले 3 साल की कंडीशन थी, 3 साल तक अगर आप अपवर्ड आपका ग्रेजुएशन होता था तो आप 3 साल तक पुरानी फैसिलिटी का फायदा ले सकते थे, पुराने जो आपका क्लासिफिकेशन है उसका फायदा ले सकते थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब हुआ कि इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी जिस साल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आप अगर अपग्रेड होते हैं तो उसके बाद जब आपका ईयर क्लोज होगा उसके 1 साल बाद तक आपका जो क्लासिफिकेशन है वो पुराना वाला माना जाएगा और उसके बाद आपको नए क्लासिफिकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर रिवर्स ग्रेजुएशन होता है, यानी आप मीडियम से स्मॉल में आते हैं और स्मॉल से माइक्रो में आते हैं, तब आप जो एंटरप्राइज हैं दे विल कंटिन्यू इन इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर and benefit of change status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place। यानी जिस साल आपका ये चेंज होगा, जिस ईयर में, आपको उसी दिन से नहीं, यानी अगले जब आपका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, तब आपको उसके बेनिफिट मिल पाएंगे। दोस्तों ये था मेरी तरफ से जो मैंने सीखा पीयूष जी से कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और सर अब हम कुछ, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो अब हम थोड़ा उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सर अभी क्या हो रहा है पीयूष सर कि जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने खुद भी देखा है आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर जाकर, जो नए लोग हैं, यानी मेरा अगर कोई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पहले नहीं था तो मुझे तो एक नंबर मिल जा रहा है और मुझसे कहा गया है कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये हम इशू कर देंगे। लेकिन जिनका उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑलरेडी है उनका ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं कि अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे, वेट फॉर सम डेज, ये मैसेज आता है। इसमें एक्चुअल में टाई अप चल रहा है CBDT के साथ में फॉर ITR रिटर्न के लिए। तो कुछ फॉर्मेलिटीज एक्चुअली में दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में होती है ना, गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग होता है ना, तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो हम उनके साथ में पूरी कर रहे हैं। क्योंकि हमने इतना बड़ा स्पैन रखा हुआ है 31 मार्च तक, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे EM पार्ट 2 है चाहे UM है, वो वैलिड रहेगा 31 मार्च तक।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंपोजिट क्राइटेरिया आया है और लिंकेज भी आया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लग रहा है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों में ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नई रजिस्ट्रेशन में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन में अभी लिंकेज इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन पुराने रजिस्ट्रेशन को पुराने डाटा के साथ में लिंक करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सीबीडीटी और आईटीआर जो है इनके साथ में थोड़ा सा हमारा एमओयू वगैरह का चल रहा है। ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी हो रही है, और उसके बाद में जल्दी जो है ऐसी प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो जाएगी। सर इसमें ना एक जो नए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जिनके पास अभी उद्योग आधार मेमोरेंडम नहीं है, उनमें भी वो अभी सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में कोई हमसे फिगर नहीं ले रहा है अभी। तो वो वहां पर अभी लिंकेज तो नहीं है, लेकिन वो हमसे कोई सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में कोई हमारी टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की फिगर हमसे नहीं मांगी जा रही है। वो बस कहते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं वो हम अपने आप लिंक कर लेंगे इनकम टैक्स से या जीएसटी से। तो उसमें फिर वही है कि हमारा जो एमओयू या जो हमारे जो फॉर्मेलिटीज हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में वो पूरी होते ही ये सब समस्या दूर हो जाएगी। ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टैक है जो कि हमारे एनआईसी देखता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये वर्क जो है ये वो लोग देख रहे हैं, बट दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, ऐसा नहीं है, दे आर वर्किंग। और उसमें जो भी टेक्निकल स्टैक है उसको वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि फॉर एमएसएमई व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑफरिंग असिस्टेंस लोन टू रिवाइव। नहीं, देखिए लोन के बारे में हम अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। आज जो बात हो रही है वो डेफिनेशन के लिए बात हो रही है। लोन के लिए हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। सर ये क्वेश्चन है कि निकिता चौरासिया जी पूछ रही हैं, प्लीज इन्फॉर्म इज इट मैंडेटरी टू लिंक आधार नंबर विद मोबाइल नंबर। हाँ, ओटीपी आता है ना, आप आधार को अगर उससे लिंक नहीं करेंगे मोबाइल से तो ओटीपी आपको नहीं मिलेगा, तो वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। इसमें फिर ये है कि कोई फॉल्स भी कर सकता है ना, इसीलिए ओटीपी आना जरूरी है और ओटीपी के लिए मोबाइल होना जरूरी है। ये तो पहले भी था, यूएम में भी था। हाँ, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये जो आपका उद्योग जो आपका अपना पर्सनल जो आधार नंबर है वो उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी नहीं तो क्या होगा, जिसके पास आपका आधार नंबर होगा वो आपका यहाँ जाकर कुछ भी चेंज कर देंगे या अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और इसलिए आपका जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होता है, क्योंकि जैसे सर ने बताया उस पर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को जब आप कंफर्म करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो हाँ, आपका जवाब हमारा यही है कि इसके लिए ओटीपी जरूरी है। सर आज का ये जो वेबिनार है इसमें 186 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं हमारे साथ, और बड़ी खुशी की बात यह है सर कि ये जो आज का जो वेबिनार है वो इतना इम्पोर्टेंट है। ये 186 की एक बड़ा फिगर है सर। और इसमें आप ये देखिए कि आपको सुनने के लिए आप ही के डिपार्टमेंट के और बहुत सारे ऑफिस, मेरे पास एक मेल आया एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मुंबई से श्री एन स्टॉलकर जी का, तो वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं इस एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई में। वो भी आज आपको और उनकी पूरी टीम 14 लोगों की उनकी टीम जो है वो यहाँ सुन रहे हैं आपको, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि जो डाउट्स हैं। तमिलनाडु से जो एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो है, जो एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की, वहाँ से भी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, बैंक्स हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग आज यहाँ पर 192 अभी हो गए हैं सर, पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बड़ा नंबर है सर। ये क्वेश्चन है, राजेंद्र मोहन जी पूछते हैं, while making Udyam registration there are only 2 columns for registration as under, for new entrepreneurs who are not registered yet as MSME, for those already having registration as EM part 2 or UM, but there is no separate column for the unit who are already registered as MSME with district industry center and who do not have registration as UAM। तो आप में से जो भी सर, अनिल जी भी हमारे साथ हैं, रामोत्वार जी हैं, पीयूष अग्रवाल जी हैं, सर वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो हमारे लिए तो कोई कॉलम नहीं है इसमें। तो उनके पास ईएम पार्ट 2 होगा ना, अगर डीआईसी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है तो उनके पास में ईएम पार्ट 2 जरूर होगा।
और जी अगर ईएम पार्ट 2 है तो उससे भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये पूछा है कि आपके पास में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, और एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में यूएम भी आता है, ईएम पार्ट 2 भी आता है, दोनों ही आते हैं। तो हम बिल्कुल सिर्फ आपने उनसे ठीक ये पूछ बताया। रहे हैं कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर है तो आप ये लिंक क्लिक करिए, अगर नहीं है, आप नए एंटरप्राइज हैं, तो आप ये लिंक क्लिक। और बिल्कुल ठीक है। देखिए राजेंद्र जी, आपके क्वेश्चन में ही जवाब है। आप कह रहे हैं कि एक तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एक उनके लिए दोज हु हैव ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन है ईएम पार्ट 2 और यूएएम, जो सर ने भी अभी बताया। बट मैं समझता हूं जो आप ये जो बात कर रहे हैं, आपके पास शायद एसएसआई का रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का, जो अब मान्य नहीं है। तो अब आपको तो एक नए एमएसएमई की तरह से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर ये पूछ रहे हैं, रविशंकर जी पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जितने भी, देखिए आप एक और भी पूछ रहे हैं, उनका उनका भी सवाल ये है कि सर प्लीज, आनंद जी भी पूछ रहे हैं कि प्लीज ब्रीफली मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनके लिए हमने अलग से भी एक वेबिनार की थी। और मैं अगर ये कहूं कि आप मेरा जो एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर अगर देखेंगे तो हमने जितनी भी स्कीम्स हैं एमएसएमई की, वो सब वहां पोस्ट की है। बट फिर भी मैं आपसे सर चाहूंगा कि आप अगर इनके कुछ सवाल का कुछ मेन आप बताएं कि क्या बेनिफिट्स हैं फॉर दिस। हाँ, इसमें मैं बता दूं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं है। उद्यम नाम ही जो है वो इस वजह से रखा है कि पहले जो है उद्योग आधार मेमोरेंडम था, तो उद्योग से मतलब ये होता था कि भाई आपके पास में इंडस्ट्री है, और जबकि उद्यम एक होता है, उसका मतलब होता है इंग्लिश में एंटरप्राइज, तो इसका मतलब इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर आ जाते हैं। तो हमारा नाम चेंज करने का पर्पस ये सिर्फ ये था कि उद्योग में हम लोग केवल इंडस्ट्री, थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि उद्योग मतलब कि भाई जिसके पास में इंडस्ट्री है, तो सर्विस एंटरप्राइजेस इंक्लूड थे, लेकिन उससे रिप्रेजेंट नहीं होते थे उद्योग आधार मेमोरेंडम से या उसके वर्ड से। तो हमने केवल नॉमेनक्लेचर इसका चेंज किया है, उद्योग से उद्यम इसलिए किया है कि उद्यम में दोनों चीजें आ जाती हैं, उद्योग भी आ जाते हैं और उद्यम भी आ जाते हैं। तो एक तो हमारा पर्पस ये था, और दूसरा री रजिस्ट्रेशन इसलिए किया क्योंकि कंपोजिट क्राइटेरिया है, तो हमने ऑनलाइन फैसिलिटी ही दी है। जैसा उद्योग आधार मेमोरेंडम में आप करते थे उसी टाइप से यही फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी आपको इसमें भी अवेलेबल है। कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका निकलेगा। इतना बड़ा जो हमने स्पैन रखा था मार्च तक का, वो इसीलिए रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो चाहे तो अगर जैसे टेंडर के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है, अगर मान लीजिए वो आज की डेट पर रजिस्ट्रेशन अपना दोबारा अप्लाई करता है और उसका चेंज हो जाता है, तो 31 मार्च तक उसका वो वैलिड रहता है। इसीलिए हमने ये दिया है कि अगर आप चाहें तो आज रजिस्ट्रेशन कर लें, आप चाहें तो दिसंबर में कर लें, आज चाहें तो 20 मार्च को भी कर सकते हैं। तो ये जो स्पैन रखा है सिर्फ इस वजह से रखा है ताकि आपको ये फैसिलिटेट कर दें कि भाई आप चाहें तो आज रजिस्ट्रेशन करें, आप चाहें तो 3 महीने बाद भी करें। जी। तो असल में ये जो सर ने बताया आपको, बिल्कुल वो ये है कि जो उद्यम का या उद्योग के जो रजिस्ट्रेशन के जो फायदे हैं, वो वही जो पहले थे उद्योग रजिस्ट्रेशन के, वही हैं। और आपको बस एमएसएमई के जो बेनिफिट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको उन बेनिफिट्स की बात, तो जो स्कीम्स हैं वो बहुत सारी हैं। जैसे आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, आपको क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम मिलती हैं, आपको जो टेंडर हैं उसमें ईएमडी नहीं, ऐसे अनगिनत बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के, वो सभी फायदे आप ले सकते हैं अगर आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की किसी भी स्कीम में अगर आपको हेल्प चाहिए, आप एमएसएमई हैं हम मानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास आएंगे और हमारे से कोई बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हमें भी एक डाटाबेस तैयार हो जाए, हमें भी मिले ना कि डाटाबेस के हमारे पास कितने हैं। हम लोग एस्टिमेट हाँ। करते हैं कि 6.25 करोड़ एमएसएमई हमारे पास हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आई है तो 2015 में जब हमने यूएम स्टार्ट किया था, उसके बाद से लेकर के अब तक सिर्फ 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वो भी हमारे इनिशिएटिव से, हमने सबको इंडिविजुअल मेल्स भी डाली, एसोसिएशन के थ्रू भी हमने रिक्वेस्ट करी। जब हमने बोला है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो इसलिए ये जो हमने बेनिफिट जितने भी स्कीम्स का देना चाहते हैं, हम इसलिए इसको कंपलसरी किया हुआ है एक तरह से, कि अगर आप हमारे पास आएंगे, हमारे स्कीम्स का बेनिफिट अगर आपको चाहिए, तो यूएम या उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी, बस यही है सर। अदरवाइज आप यूनिट चला सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
बट ये कि बेनिफिट लेने के लिए जब आप आएंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो ऑनलाइन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कि मेरी एक प्रोपरेटरशिप या पार्टनरशिप चल रही थी और अब मैंने एक दूसरी एक पार्टनरशिप फर्म कर ली। तो अगर वो कह रहे हैं कि मेरी एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही है, उसमें मैंने अपना आधार जो यूज किया हुआ है, अब मेरी एक प्रोपरेटरशिप फर्म मैंने अपनी शुरू की है, तो क्या मैं उसी आधार से अपना ये रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ दोबारा अपनी प्रोपरेटरशिप फर्म का? हाँ, इनको फिर वही ऐड करना पड़ेगा उसी आधार नंबर से और पैन नंबर के अगेंस्ट में, इनको फिर वही ऐड करना पड़ेगा, जो मतलब सर जिसमें भी वो सर पार्ट। सर सर प्रॉब्लम ये है, एक तो पार्टनरशिप फर्म हो गई और एक प्रोपरेटरशिप फर्म हो गई। अब एक में उन्होंने अपना आधार कार्ड यूज कर लिया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एक उन्होंने अपना अपना आधार कार्ड यूज कर लिया है पार्टनरशिप फर्म में, मान लो उन्होंने अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वो एक अपनी प्रोपरेटरशिप फर्म और चलाना चाहते हैं। अब उस प्रोपरेटरशिप फर्म का तो आधार उनके पास एक अपना ही है। अब जब वो आधार नंबर अपना डालते हैं तो आपकी साइट कहती है कि भैया ये आधार तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो अब अपनी प्रोपरेटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टैक हो सकता है इसमें, तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में लिख करके दें, हम इसको एनआईसी के साथ में टेकअप करेंगे कि इसके लिए उन्होंने क्या उसमें मोडस ऑपरेंडी किया है, क्या उन्होंने उसमें टेक्निकल मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं या क्या इन्होंने इसमें प्रोविजन किया है। क्योंकि सर मेरा भी क्वेश्चन है, जहां आप का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप कहते हैं कि एक पेन पर एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक पेन की बात करते हैं आप, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जब हम जाते हैं उद्यम पे, वो सबसे पहले हमसे जो आधार नंबर मांगता है प्रोपरेटर, पार्टनर, डायरेक्टर या कर्ता का या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का, वो मांगता है। पेन नंबर कंपनी का शुरू में नहीं मांगता, यानी शुरुआत जब होती है तो आधार नंबर से शुरू होती है। तो एक आधार नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन। तो हमारा रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज आप इसको एक बार दिखवा लीजिएगा कि ये इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब उनकी प्रॉब्लम मेन ये आ रही है कि अगर किसी में पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने मतलब उसके अगेंस्ट में किया होगा ना, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में किया होगा रजिस्ट्रेशन। नहीं सर, क्या होता है, जैसे दो पार्टनर, सपोज ए और बी दो पार्टनर हुए, अब ए किसी एक पार्टनर, कोई भी मैनेजिंग पार्टनर अपने आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकता है उद्योग का या उद्यम का। अब उन्होंने अगर अपने ए पार्टनर ने, जो पार्टनर ए है, उसने अपना आधार नंबर डाल दिया और रजिस्ट्रेशन ले लिया फर्म का। अब उसने बाद में एक अपनी प्रोपरेटरशिप फर्म अलग शुरू कर दी, तब वो कौन से आधार से अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले? हाँ, ये थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन ऐसा है कि ये इनका क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं समझता हूँ। इसके जी बारे में थोड़ा सा मैं इसको अपने जो टेक्निकल लोग हैं उनसे पूछ करके हाँ रिप्लाई दे पाऊंगा, और जी, इसको तो हम दोस्तों अगर हम रिजॉल्व ये, करेंगे, इस इश्यू को हम रिजॉल्व करेंगे। जी सर जी। और ये पूछ रहे हैं कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकती है? जी हाँ, कोई भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपना जरूर कराइएगा। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज हैं, वो भी क्या उद्योग ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? इसके बारे में बता दूं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमारे परव्यू में नहीं आती हैं। हमारे परव्यू में जो हमारा एमएसएमई एक्ट है हम उसके हिसाब से चलते हैं, और उस एक्ट में हम लोग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को ही कंसिडर करते हैं। कहीं भी वर्ड जो है हमारे एक्ट में ट्रेडिंग के बारे में नहीं लिखा है। और ट्रेडर्स के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले साल ही डीपीआईआईटी बन गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी जो है वो ट्रेड के लिए कैटर करता है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है हमारे परव्यू में नहीं आती हैं। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से 27 जून 2017 को, जिसमें हमने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बाहर किया हुआ है और कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया है, लेकिन फिशरीज वगैरह उन सब के बारे में हमने लिखा हुआ है कि ये सब हमारे परव्यू में नहीं आती। वो नोटिफिकेशन आज की डेट में भी वैलिड है। नोटिफिकेशन नहीं है, इनफैक्ट वो ऑफिस मेमोरेंडम है, और वो ऑफिस मेमोरेंडम आज की डेट में ही वैलिड है। उसको हमने एक तरह से रिवैलिडेट करके कल ही इशू किया है। उसमें एक्चुअल में उद्योग आधार मेमोरेंडम की बात की गई थी, चूंकि अब हमारा उद्योग आधार मेमोरेंडम खत्म हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन है,
उसको हमने चेंज करके एक तरह से रिवाइव कर दिया उस ओएम को, और हमने कह दिया कि उद्योग आधार मेमोरेंडम की जगह उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन समझा जाए। ये जो ओएम है कल ही सर्कुलेट हुआ है। अच्छा, इसका क्या जी। नंबर है सर, इसकी जो जो कल आपने जो इशू किया? इसका कोई नंबर नहीं सर, आप हमें, मैं कोई नहीं सर, हम हाँ मैं बाद में शेयर कर देंगे। हाँ मेरे पास है, मैं अभी बता देता हूँ इसका 5 मिनट में, इतने आप कंटिन्यू करिए। जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई कितने दिन का समय लगेगा ये हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? रजिस्ट्रेशन तो मतलब प्रोसेस तो शुरू है, सिर्फ ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा इसका। जी जी। तो मैंने जैसे बताया ना कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्नैक हुआ है, क्योंकि इसमें जो डाटा शेयरिंग की जो बात आई है, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ में डाटा शेयरिंग है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा हम अपने साथ में शेयर कर रहे हैं या वो हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जी थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटीज है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कि भाई डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और क्या डाटा शेयर किया जाएगा, केवल लिमिटेड डाटा ही शेयर किया जाएगा। तो ये सब जी। जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा हम लोग उनके साथ में टाई अप कर रहे हैं, और ये जल्दी हो जाएगा। मैं समझता हूँ शायद इसी मंथ में ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। सर एक कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो तो उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ये रवि शंकर कुमार जी पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उनका दूसरा सवाल ये है कि ये जो ईएमडी से जो हमें छूट मिलती है वो हमें मिलेगी? हाँ, ईएमडीसी छूट जो है वो हमारी प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है उसमें मेंशन किया हुआ है, तो जी उसी हिसाब से वो कंटिन्यू रहेगा। जो बेनिफिट हमने कोई भी बेनिफिट किसी भी स्कीम से विड्रॉ नहीं किया है, कोई भी जी बेनिफिट किसी भी स्कीम से। तो जो जी बेनिफिट आपको अवेलेबल थे वो लगातार वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। सिर्फ ये है कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है वो एक रिवाइव हो जाएगी इस नए नोटिफिकेशन। आप जी माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, मीडियम हैं, वो इस नोटिफिकेशन से 26 जून के नोटिफिकेशन से वो डिसाइड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट कर गए तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज वो बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। हमने कोई भी बेनिफिट विड्रॉ नहीं किया है किसी भी स्कीम। हम्म। अच्छा, एक वो कह रहे हैं कि भाई कोई हमें अगर कोई कंप्लेंट करनी हो तो कोई कांटेक्ट नंबर या कोई ईमेल, मैं इसके लिए शायद मैं बताऊं कि एक मिनिस्ट्री ने एक शुरू कर दिया है एक नया पोर्टल चैंपियन करके। वहां चैंपियंस आपसे अगर कोई, चैंपियंस जी, डेस्क। तो वहाँ चैंपियन जो ऐप है यहाँ पर जाकर, और ये चैंपियन वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप अपना कोई भी ग्रीवेंसेस है वो आप यहाँ पर अपना सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें जाकर कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि मैं अगर अपना जो कॉन्टैक्ट है या ईमेल है वो अगर अपडेट करना चाहता हूँ कोई इसमें उद्यम में, तो क्या उसकी फैसिलिटी है? हाँ, जैसे पहले मिलती थी फैसिलिटी वो अवेलेबल रहेगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, तो मॉडिफिकेशन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी शायद उनको नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो जैसे पहले अवेलेबल था वो चीज़ अवेलेबल रहेगी आगे। जी। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सा सवाल है वैसे। राम बाबू जी पूछ रहे हैं कि देयर आर कंप्लेंट आई हैव नॉट इवन रजिस्टर्ड एनी उद्यम रजिस्ट्रेशन बट साइट शोज मी यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखिए, यही अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पीयूष जी आपको बता रहे थे, ओटीपी की जो बात है वो इसीलिए है। आपने जरूर कभी ना कभी आपका ये जो उद्यम जो आपका आधार रजिस्ट्रेशन है वो कहीं जरूर रजिस्टर्ड कराया होगा किसी तरह से। वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, जब मैं अब रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसमें कुछ आता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ आता होगा उनके पास में। हम्म। हाँ, तो आप अगर वो कह रहा है कि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप उसमें फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करके आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो किस टेलीफोन नंबर पर, आपके किस मोबाइल नंबर पर जा रहा है। सर एक क्वेश्चन है कि ये डिफरेंस उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्योग रजिस्ट्रेशन में क्या है? किसमें, उद्यम रजिस्ट्रेशन में और उद्योग आधार में? कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने जैसे बताया है ना कि हमने इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि उद्यम से मतलब होता है सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी एंटरप्राइज। जबकि उद्योग से सिर्फ मतलब होता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंप्रेशन ये जाता था। जी। हेलो। अच्छा, एक हाँ सर, ठीक है सर। तो आपने कहा कि उद्योग से, क्योंकि ऐसा लगता था मैन्युफैक्चरिंग है,
तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर क्योंकि दोनों है इसलिए अब इसका नाम बदलकर उद्यम कर दिया गया। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, हम भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा एनआईसी कोड वहां पर मिलता नहीं है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। अच्छा, क्या कंप्यूटर की क्या सर्विस देते हैं ये? कंप्यूटर प्रोफेशनल है सर, कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में? मुझे लगता है ये रविशंकर जी, ये सवाल आपका शायद मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आईटी सर्विसेज तो उसके अंदर होंगी। आप कंप्यूटर प्रोफेशनल है तो आईटी सर्विसेज, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, उसमें जरूर इनके कोड आपको मिलेंगे, आप देखिए और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्यों सर? हाँ बिल्कुल। ये जो ओएम एक था ये मुझे मिल गया है, जो सॉरी ये हाँ जो सर, ओएम हाँ की आप सर, बात कर रहे थे ना, जो हमने कल इश्यू किया हाँ है, सर, तो हाँ इसका सर, इसका नंबर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, 5/2। जी सर, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिस मेमोरेंडम है। अच्छा 5/2 ब्रैकेट 1 जी स्लैश 2020 जी, डैश PNG स्लैश पॉलिसी। ओके। तो इसके इसके हिसाब से अब क्या ये नया डेटेड है 17 जुलाई 2020। ये ओएम है। जी सर, और इसमें जस्ट हमने ये लिखा हुआ है, काइंडली रेफर टू यूएम नंबर सो एंड सो डेटेड 27 जून 2017, जो मैंने आपको बताया, issued by SME section in connection with the above subject matter. In this regard, I am directed to state that Udyog Aadhaar memorandum is replaced with Udyam registration certificate in the above said OM with immediate effect. बस इतना ही है। तो सिर्फ इसमें हमने जो वर्ड जो चेंज किया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम की जगह हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया है, ताकि इसमें लोग ये ना कहें कि साहब ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो उद्योग आधार मेमोरेंडम के बारे में बताता था, जबकि अभी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो अच्छा ये जो ये टेंडर जो के ओएम है लिए, आज की डेट में वैलिड है। यानी ये जो ईएमडी का जो एग्जेम्पशन था उसके लिए है ये? ईएमडी का एग्जाम्पशन एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि इसमें कुछ हमने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बाहर किया था इस ओएम में, और कुछ ओके, हमने फिशरीज वगैरह जो यूएम में एक्चुअल में क्या हुआ था कि एनआईसी कोड से हमने लिंक किया हुआ था यूएम को, तो उसमें कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो गई थी, मतलब इनएडवर्टेंटली। तो हमें ये क्लैरिफिकेशन इश्यू करना पड़ा कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमारे परव्यू में नहीं आती हैं, और इसलिए हमने ये तुरंत एक ओएम निकाला कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और कुछ और जी। जो एक्टिविटीज हैं उनको हमने स्पेसिफाई किया कि और एमएसएमई तो एक जैसे एक इम्पोर्टेंट सवाल, ओएम है जो कंट्रीब्यूट है। जी सर, जी सर, एक सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर एक का एक बड़ा तबका है, क्या एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया उनको टेंडर फीस और ईएमडी में छूट मिल सकेगा? जी बिल्कुल मिल सकेगा और मिलता है। इसमें आपको ईएमडी भी नहीं देनी होती और जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं। लोन के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि लोन के बारे में हम बात नहीं करते हैं आज। डिलेड पेमेंट के लिए सर कह रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट आप ला रहे हैं क्या, जो डिलेड पेमेंट की जो समस्या है उसके लिए? क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग CPWD वगैरह, इनसे इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। पेमेंट के लिए और जैसा वो कि मैंने साथ में सर एक चीज और है, सॉरी आपको मैं वो कर दूं, हाँ, कि वो ये कह रहे हैं कि उनके टेंडर में ना कई बार ऐसा होता है कि जो ईएमडी की छूट है वो, या जो टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट है उसके लिए भी कोई उसमें जिक्र नहीं होता, वो फैसिलिटी भी नहीं मिलती, तो इनको क्या करना चाहिए? उसके लिए कंप्लेंट आप डाल सकते हैं। अगर किसी को ईएमडी एग्जाम्पशन नहीं मिलता है एमएसएमई होने के बावजूद भी, तो उसमें कंप्लेंट वो डाल सकते हैं। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपरली उनको दिया हुआ है टेंडर के टाइम पे, तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। लेकिन अगर ऐसी आती भी है तो हम लोग उसको टेकअप करते हैं। ये वाला जो मैटर है हमारे एक और डिवीजन देखता है, जो कि मार्केटिंग असिस्टेंस, जो हमारी स्कीम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की, तो उसमें ये मैटर फॉल करता है, बट वो उसको लिख सकते हैं और उसको टेकअप किया जाता है। तो आप यहाँ पर, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो पोर्टल मैंने आपको बताया चैंपियन, वहां जाकर भी आप ये डाल सकते हैं डिटेल। और सर एक डिलेड पेमेंट, हाँ हाँ जी डिलेड सर, पेमेंट की जो बात है, डिलेड पेमेंट के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 13 मई को जो है डिलेड पेमेंट के बारे में एक डिक्लेरेशन दिया था कि 45 डेज में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और CPSEs हैं उनका पेमेंट जो है रिलीज होगा। तो इस बारे में जो है डिक्लेरेशन के बाद में हमारे सेक्रेटरी MSME ने सभी को चिट्ठी लिखी है, सभी मिनिस्ट्रीज को चिट्ठी गई है, और सभी CPSEs के MD और CMD को चिट्ठी गई है। और इसमें जो है काफ़ी फॉलोअप हुआ है।
अगर आप भी मानेंगे और आप लोग देखेंगे भी कि जिनके भी पेमेंट ड्यू हैं गवर्नमेंट कंपनीज के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, वो काफ़ी कुछ रिलीज हुए हैं। काफ़ी इसमें मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजंस हुए हैं। और चूंकि पीएमओ भी इसको थोड़ा सा फॉलो अप कर रहा था, तो हमें भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। तो काफ़ी इसमें पेमेंट जो है रिलीज हुए हैं। बट ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और हम लोग टेकअप करते हैं इसको। तो डिलेड पेमेंट की जो प्रॉब्लम है, और एमएससी के लिए तो आपको पता ही है कि हमारे एमएसएमई एक्ट में प्रोविजन है चैप्टर 5 में। तो उसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं वो एमएसएमई समाधान पे डिलेड पेमेंट की समस्या को लॉगिन करके और फाइल कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन पोर्टल है और इनिशियली इसमें कोई फीस नहीं ली जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन भी जो है ऑनलाइन है। सब बिल्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ते हैं, चालान अपलोड करने पड़ते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है कि आपको परचेज ऑर्डर मिला था, आपने उसके लिए सप्लाई की है और आपने बिल अपलोड किए हैं। तो ये भी जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है। कुछ स्टेट इसमें जो है फीस चार्ज करती है जब आपका केस एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि उनके इनिशियली जो एक्सपेंडिचर होते हैं प्रोसेसिंग के, आर्बिट्रेशन के और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के और पोस्ट एजेंट टेलीग्राम, ये थोड़ा सा मीट करने पड़ते हैं। इसलिए वो लोग कुछ स्टेट चार्ज करते हैं, कुछ स्टेट नहीं भी चार्ज करते। तो डिलेड पेमेंट जहाँ तक माइक्रो और स्मॉल की बात है, इसके लिए बहुत अच्छे प्रोविजन हैं। और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम मीडियम को भी किसी तरह से आगे ले आएँ। अभी मीडियम कंसीडर नहीं होते हैं इसमें, इस प्रोविज़न में, बट प्रयास कर रहे हैं कि मीडियम के लिए भी हम प्रोविज़न इसमें किए करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है निकिता चौरासिया जी का। वो पूछ रहे हैं कि भाई कोई वर्कर्स की भी कोई लिमिट है क्या? अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा वर्कर हैं तो भी हम इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, वर्कर्स की कोई लिमिट, वर्कर्स का हमारे यहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं। तो जो क्राइटेरिया है वो दो ही हैं, आपकी टर्नओवर और आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा आपके वर्कर 1000 नहीं 10,000 हैं तब भी आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईएमडी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, उसी का मेरे पास एक ही जवाब है कि ईएमडी के लिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप ये उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना लगाइए, उसी के बेस पर आपको ये ईएमडी से छूट मिल जाएगी। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जैसे क्या होता है सर कि अलग अलग स्टेट में जब कोई कंपनी अपनी यूनिट लगाती है तो स्टेट का उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अलग से स्टेट का। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अलग स्टेट में दो जीएसटी नंबर हैं तो हमें क्या करना होगा? अच्छा, 2 स्टेट में उनके पास जीएसटी नंबर है जी और कंपनी एक ही है उनकी, नाम एक ही है कंपनी जी का। जी जी तो हमारे हमारे परव्यू में तो वो जैसे मैंने बताया ना कि एक ही पैन के अगेंस्ट में और एक ही आधार नंबर से वो दोनों यूनिट का डाटा उसमें शेयरिंग हो जाएगा। और जी जब डाटा शेयरिंग होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों का टर्नओवर दिखाना पड़ेगा। तो हमें तो जी लिंक अपने आप उसमें से मिल जाएगा, जीएसटी नंबर से हमें लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पैन नंबर एक ही होगा तो हमें वो डाटा अपने आप मिल जाएगा। तो जब ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे जब उसको इंटीमेट करेंगे कि हमारा टर्नओवर कितना है, तो हमें जीएसटी से भी हमें एक चेक मिल जाएगा कि इनका डाटा, इनका जो टर्नओवर है ये इतना। जी जी बिल्कुल। तो आप अपने पैन नंबर से आपकी सब डिटेल, पैन नंबर क्योंकि एक ही होता है एक कंपनी का, तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना पैन डालेंगे तो वहाँ से ये लिंक हो जाएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और टर्नओवर है, वो दोनों चीज़ें। एक सवाल है सर, मैं समझता हूँ कि इसको सर जैसे आप बता रहे थे, पीयूष जी आप भी बता रहे थे कि कुछ एनआईसी करना, ये भी शायद वो है। एक निकिता जी ने सवाल पूछा था कि अगर हमारे वर्कर 1000 या उससे ज्यादा हैं तो क्या हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? उनका हमने बताया था कि भाई वर्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वर्कर से। लेकिन उनका दोबारा आया है कि आपने तो कहा है कि वर्कर्स वो 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ कुछ 3500 वर्कर्स हैं और जब वो 4 डिजिट में जब डाल रहे हैं यहाँ पर अपना वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर, तो वो कह रहे हैं एक एरर आ रहे हैं और वो कह रही है कि प्लीज प्रोवाइड टोटल नंबर ऑफ वर्कर अप टू 999। तो ये सर एक बार आप दिखवा लीजिएगा कि ये क्या उसमें कुछ 4 डिजिट में कुछ नहीं आ सकता क्या? ठीक है, ये चूंकि रिसेंट प्रॉब्लम डेवलप ये हुई है तो इसको हम लोग टेकअप। जी जी पीयूष जी। जी हाँ,
क्योंकि रिसेंट उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ में, तो हम लोग टेकअप करेंगे एनआईसी की। और हम भी आपको एक सर इसका एक वो दे देंगे, एक रिप्रेजेंटेशन। एक इनसे हम अच्छा ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं कि एक छोटी सी मेल डाल दें इसके लिए, छोटी फॉरवर्ड कर दूंगा एनआईसी। तो मेल किस आईडी पर भेजें सर ये? डीसीएम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप DCMSME की वेबसाइट पर जाकर वहां पर जो कॉन्टैक्ट मेल है वो उस पर डालिए, या आप चैंपियंस भी डाल सकते हैं। हाँ चैंपियन पर भी, पे जैसे डाल रामत चैंपियन पे डाल दीजिए। और आप हमें भी advisor@indiansmechamber.com पर भी आप हमें भी भेज सकते हैं, हम भी ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एक है वो पूछ रहे हैं कि एक अजय जी कह रहे हैं, मुकेश सर विल यू काइंडली पोस्ट ए वीडियो ऑन our YouTube चैनल फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जी मैंने आप देखिए हमने तो यहाँ पोस्ट की है, फिर भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। एक वो कुछ NIC कोड के लिए पूछते हैं सर कुछ लोग कि भाई ऑटोमोबाइल कार सर्विसिंग स्टेशन है तो उसका NIC कोड क्या होगा। मुझे लगता है कि ये NIC कोड यहाँ बताना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्योंकि ये पूरी एक बुकलेट है, काफी हैवी बुकलेट है, और ये इनको मेरे ख्याल में अगर ये कंप्यूटर पे अपने डाउनलोड कर दे एनआईसी कोड और फिर उसके बाद में कंट्रोल F डालकर वो देखे तो उनको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग हेल्प करेंगे। जी तो ये बिल्कुल ठीक है। आप देखिए अगर वैसे तो हम जो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मेंबर हैं उनके लिए तो हमने एक अलग से एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, और जितने भी मेंबर्स हैं हमने उनको वहाँ ऐड किया है, और उनकी कोई भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्वेरी होती है तो वहाँ हम उसको तुरंत उसी दिन कोशिश करते हैं उसका जवाब देने के लिए। और जो पीयूष सर ने बताया कि NIC के लिए जो एक बहुत बड़ी एक बुकलेट है वो भी हमने वहाँ ग्रुप पर शेयर की है। तो अगर आप चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मेंबर हैं तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेल से भी हमसे मंगा सकते हैं ये, और या आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सर वो पूछ रहे हैं कि भाई वही जो डिलेड पेमेंट की समस्या है तो डिलेड पेमेंट के लिए तो आपको बताया सर, इसमें समस्या ये होती है डिलेड पेमेंट के लिए कि अगर ऑर्डर भी हो गया, कोई अवार्ड भी हो गया, उसके बाद भी जो डिपार्टमेंट है वो अपील और उसमें जाता रहता है, और जो MSMEs है वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। तो कुछ अगर ऐसा सर कोई अगर ऐसा आपकी मिनिस्ट्री से आप अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लें कि भाई एक बार अगर अवार्ड हो गया तो कम से कम कुछ समय के लिए तो ये छूट दीजिए हम MSME को कि आप उसका कोई अपील ना करें। ऐसे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो अपील का प्रोविजन तो हर स्टेज पे है। अगर आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन है। तो ये तो हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो अपील ना कर पाए, लेकिन यही है कि अपनी तरफ से हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं डिलेड पेमेंट के लिए वो जल्दी रिजल्ट देंगे। जैसे हमने 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रीजनल लेवल पे काउंसिल बनी हुई है, और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सजेस्ट करें स्टेट को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बना दें। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पंजाब में जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बना दी गई। तो ये थोड़ा सा स्टेट का नहीं, क्योंकि ये जो MSCFC है ये स्टेट के परव्यू में आती है। MSMED एक्ट के अंडर में जो प्रोविजन है वो हमने स्टेट को दी है पावर, और MSCFC क्रिएट करना स्टेट का काम है। तो हम लोग उसको फॉलो अप करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और इसी की वजह से ये हुआ कि पंजाब में जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बना दी गई। हम अपनी तरफ से और प्रयास कर रहे हैं कि इसको डिलेड पेमेंट को हम किस तरह से रिजॉल्व करें, और जल्दी इसके परिणाम सबके सामने आएंगे। अच्छा, एक ये मनीष जी कह रहे हैं कि मुकेश जी हमारे पास उद्योग आधार है, अब री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब तक और कैसे कर सकते हैं? आपने बताया लेकिन नेट इश्यू की वजह से नहीं सुन पाया। तो मनीष जी मैं आपको बता दूं, ये हमने पहले भी बताया आपको कि प्रोसेस शुरू हो गया है 1 जुलाई से, और ये जो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है इसकी आपके पास जो समय है वो 31 मार्च 2021 तक है। लेकिन अभी आप वहां पर प्लीज आप अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए। जो सर्टिफिकेट है उसके आने में हो सकता है कुछ थोड़े से दिनों की बात है, वो भी आपको आ जाएंगे। सर मैंने ये ना इशू ऑनरेबल सेक्रेटरी को भी मैंने ये एक व्हाट्सएप के द्वारा उनको सूचित किया था, तो उनके पास उनका तो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि ये हम कर रहे हैं बहुत जल्द, हम इसको कुछ ही दिनों की बात है और हम इसको
बहुत जल्द दूर कर देंगे, और क्योंकि ये हमारी पूरी तरह से जानकारी में है और हमारी टीम जो है वो इसमें लगी हुई है। तो समय काफ़ी हो गया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर से यहाँ श्री अनिल त्रिपाठी जी का, श्री पीयूष अग्रवाल जी का और श्री रामावतार जी का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और हमें बताया कि ये एमएसएमई का जो नया नोटिफिकेशन है, जो डेफिनेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, या उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये आप बता नहीं रहे हमको कि कब रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम है। हमें समझना चाहिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे लॉकडाउन में मैं तो कहूँगा कि ये जो आपके सामने जो ऑफिसर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, वो दिन रात लगे हुए हैं। जब हम अपने घरों में बैठे हैं सोचकर कि लॉकडाउन है, रिस्की है, बाहर नहीं निकलना है, तब ये जो ऑफिसर्स हैं डेली रोजाना सुबह जाते हैं, रात को देर तक। आप इनको अगर आप इनकी दिनचर्या देखें तो पता चलता है कि ये 7 बजे तक, 8 बजे तक घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी हमें सबकी समस्या समझनी चाहिए। जो टेक्निकल टीम है वो भी पूरी तरह से नहीं आ पा रही है, जो एनआईसी की टीम है या जो जो ये वेबसाइट बनाती हैं, जो बैकएंड में होते हैं, उनका भी अपना कोई लिमिटेशन है। सब बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब है, कुछ लोग अपने जो कंटेनमेंट जोन है उसमें हैं। तो आपकी जो ये शिकायत है कि ये कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि ये अभी समय देखते हुए हमें थोड़े दिन पेशेंस रखनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि मिनिस्ट्री इस समय जो बड़ी समस्याएं हैं उनको किस तरह से उनको टैकल कर रही हैं। चाहे वो स्कीम हो ये डेफिनेशन चेंज की, या वो स्कीम हो सबऑर्डिनेट डेट की। मुझे अभी सेक्रेटरी ने भेजा है एक डॉक्यूमेंट, काफ़ी बड़ा, एक अच्छा बनाया है, एक पुस्तिका बनाई है उन्होंने। इस सबऑर्डिनेट डेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आंसर भी हैं और काफ़ी डिटेल है उसमें। तो वो बनाई है। तो आप सर समझिए, उमेश अग्रवाल जी, आप भी कह रहे हैं कि भाई ये सब गड़बड़ है, कुछ डिले हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश जारी है। और हमें, मुझे लगता है कि कुछ दिन या 1 महीना देने में शायद ये हमें कुछ नहीं जाएगा। हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार है, आपका पास वो वैलिड है। इसी सब चीजों को देखते हुए शायद मिनिस्ट्री ने ये रखा कि भाई 31 मार्च 2021 तक आपका ये वैलिड रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 के बाद यानी 1 अप्रैल 2021 से ही ये इनवैलिड होगा जो उद्योग आधार है। और अगर आप अपना उद्योग चलाना चाहते हैं तो भी आप अगर थोड़े दिन इंतजार कीजिए। नए में तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नए में तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आ जाता है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कहीं अगर आपको जरूरत है अभी तुरंत अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन दिखाने की या बताने की, तो आप वो जो प्रिंट आउट है जहां पर आपका नंबर आ गया है, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आप दिखा सकते हैं उस डिपार्टमेंट को। जो थोड़ी अभी समस्या है वो उस जगह पर है जहां ऑलरेडी उद्योग आधार है और नया आपको रिन्यू कराना है उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो उसमें, क्योंकि जैसे पीयूष सर ने बड़ा साफ बताया कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का भी रोल तो है, लेकिन वो भी थोड़ा उनकी लिमिटेशन है कि भैया वो दूसरे एक मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनको लिंक करना है इनकम टैक्स से, उनको लिंक करना है जीएसटी से। आपकी सुविधा के लिए आपको कोई बैलेंस शीट ना सबमिट करनी पड़े, जीएसटी के रिटर्न ना सबमिट करनी पड़े। तो हमें ये, मुझे लगता है कि ये उनका जो कोशिश है, जो उनकी मेहनत है, जो उनका डेडिकेशन है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि अगर आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन आज उद्यम में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। आप यूज कीजिए, और नए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आपके पास नंबर तो है। क्यों रावतार जी? और मैं ठीक बोला ना सर? क्यों सर? बिल्कुल सर। तो हमने बात की काफी उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में, और अब हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान है यहाँ पर। क्योंकि टेक्नोलॉजी, हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है भैया, पीछे बैकएंड में जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकली ऐड कर रहे हैं इस इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा को या जीएसटी के डेटा को। और मैं यहाँ पर मैं गवाह हूं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कल भी हमारी बात हो रही थी पीयूष जी से, वो कल भी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ लगे हुए थे
कि भाई किसी तरह से, क्योंकि देखिए ये आपका जो डाटा है जो जहां आपने इनकम टैक्स में फाइल किया और जीएसटी में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाटा आप किसी को ऐसे ही शेयर कर देंगे। उसके लिए पूरा एक एग्रीमेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, क्या डाटा शेयर करना है, कैसे शेयर करना है। तो पीयूष सर कल भी पूरी तरह से लगे हुए थे उन मिनिस्ट्रीज के साथ बात करने में। पीयूष जी आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने जैसे बताया ना कि सीवीडीटी के साथ में हम लोग टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन की बात है। आपका जो है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बाकी का सारा काम हमारा है। हम आपसे फिर फर्दर कुछ नहीं क्लैरिफिकेशन मांगे जब तक कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी हो। तो इसलिए यह है कि चूंकि इंटीग्रेशन की बात है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें उनके साथ में पूरी करनी है, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। आप भी मानेंगे कि आपका डाटा किसी के साथ क्यों शेयर किया जाए, लेकिन वही सिर्फ हमें डाटा मिलेगा जो हमें चाहिए। यानी कि टर्नओवर आपने कितना मेंशन किया आईटीआर में, और आपने प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से कितना शेयर किया। इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना है या क्या और चीजें आपने मेंशन की है, क्या करंट असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, उन सब से किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो इंटीग्रेशन हो रहा है केवल दो चीजों पे हो रहा है, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी। उसी के लिए थोड़ा सा टाई अप चल रहा है कि भाई चलो कुछ कुछ लोगों को क्या है, ये उनकी जो शिकायत है मैं समझता हूँ ये भी उनकी अपनेपन की शिकायत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुरंत अपना ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, नया नया सर्टिफिकेट है, तुरंत ले लें और इसका फायदा लेना शुरू करें। शायद ये जो चूंकि हमने क्लासिफिकेशन में किसी की लिमिट घटाई नहीं, हमने बढ़ाई है सिर्फ। तो इसलिए उनको किसी को परेशान होने की बात नहीं है। वो जिस कैटेगरी में आज है, मुझे लगता है कि बहुत रेयरली कोई चेंज होगा किसी की कैटेगरी जिनका टर्नओवर बहुत हाई है, 250 करोड़ से ऊपर है। केवल उन्हीं के लिए थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन वो कितने होंगे, 0.1% हो सकते हैं। तो इसलिए किसी को ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, सबके लिए वही कैटेगरी रहेगी जो आज क्लासिफिकेशन उनका है। मुझे नहीं लगता कि किसी का क्लासिफिकेशन ओवर द नाइट चेंज होने वाला है, इसलिए ऐसे परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं। तो राहुल गोयल जी मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भैया आप कह रहे हैं कि आप बिना तैयार हुए आ गए, थोड़ा टाइम कलेक्ट करने में, ठीक है आपकी जो भी वो है, लेकिन अभी थोड़े दिन मैं समझता हूँ हमें थोड़े दिन वेट कर लेना चाहिए। और ये बहुत जल्द आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मिल जाएगा। मैं इसको कर रहा हूँ। और ये टेक्नोलॉजी का सर यूज है, क्यों इम्पोर्टेंट है सर, ये टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है और क्यों ऐसे कह रहे हैं, ये समझने के लिए हम चलते हैं पुगल टी जी के पास, जो हमें बताएंगे कि हाँ ये। और ये देखिए दोस्तों, चाहे वो राहुल जी हो या कोई और हो, ये कई बार हमारे अपने यहाँ भी होता है। हम भी जब थोड़ा सा मैं इजाजत चाहूंगा, सॉरी मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, एक और वेबिनार होने वाला है मीटिंग। आप तो सर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये है कि शनिवार का दिन, छुट्टी का समय, परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय, लेकिन पीयूष जी हमारे साथ, हमारे जो भी वो हमारी मदद कर सकते हैं, जितना भी हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं वो हमारे साथ हैं। और अब वो चल पड़े हैं एक दूसरी वेबिनार में कुछ और दोस्तों को सलाह देने के लिए। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो क्वेश्चन रेज किए, मुझे लगता है कि हम उसको सेटिस्फाई कर पाए। और मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इसको कुछ सवाल हैं सर, हम आपको भेज देंगे और चाहेंगे कि आप उनका जवाब हमें दे दें और फिर हम ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू, नमस्कार। तो और अनिल त्रिपाठी जी और रामावतार जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और पुगल टीजी से मैं अनुरोध करूंगा अब कि आप सर कुछ हमें ये जो टेक्नोलॉजी है, हमें आपने देख ही लिया अभी कि ये जो टेक्नोलॉजी पूरी सही तरह से अपडेट नहीं हो पाई समय पर, तो उसके लिए कितने लोग थोड़े नाराज भी हैं, परेशान भी हैं और उनका दुख हम समझते भी हैं। तो सर ये कम से कम चलिए वहाँ जो हो गया, कम से कम जो MSMEs हैं वो तो अपनी टेक्नोलॉजी में अपडेट रहें, उसके लिए आप कुछ हमें काइंडली एडवाइस। मैं आपको प्रेजेंटर का वो दे देता हूं ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप चला सके सर अपने कंप्यूटर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आई विल जस्ट शेयर इट। आज का मेरा सेशन बेसिकली आई वांट टू हैव अबाउट 10 to 12 मिनट्स मैं समय लूंगा। इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली आई वांट टू say how important technology is to all of us, वो last presentation में मैंने बताया था। So today I just want to say
that how can you leverage those technologies, and it is very important that you make yourself future ready. तो शुरू कहने से पहले तो let me give a small analogy. Let's just imagine that you are driving on a service road जो कच्चा रोड होता है, and with all those muck, gravel and pothole you are driving. Besides you 200 meter आगे, I mean on the right side of you, 200 meters away there is a highway, right? And suddenly you notice that there is an old Maruti car driving smoothly and moving faster and is overtaking you. So though you are driving a latest BM, how is that possible? Okay, so the analogy here is the highway पे जो मारुति चल रहा है, so basically that highway is the technology. It is just 200 meters to the right side of you, and it is very important that you have to switch to that highway. Okay, you have a great car, matlab you have a great business, but as long as you are on the service road, okay, so your progress is going to be very slow, whereas a small old car of 15-year-old is overtaking you and is leaving behind you. So the earliest you reach the highway is better. So basically what the question is that, are you willing to stay on the service road and go through all the problem, or do you want to quickly move on to the freeway or the highway and adopt the technology? Now how can we leverage the technology, right? So let us start with small steps. Actually in a way आप देखेंगे तो this pandemic, we have to really thank, because we have a lot of time, we have more time on our hand to gear up and steer our businesses to be future ready. Okay? Technology is universal enabler, and today we have all apps, any kind of apps or software for anything you can imagine. I am sure in our lifetime we may not get a chance like this, so we have to look for good in every problem, every crisis. Now this is the greatest time to retrospect on our traditional approaches, and we have to retrofit them to the existing operation to meet the needs of the new reality. So this way, where we are going to draw the line, it is very important that we have to understand this two very important statement: limit and limitation. जो limit जो होता है, that is physical in nature. So today the pandemic is actually limited us to an unimaginable things. Okay, but limitation is something which is psychological, okay, which we impose upon ourselves. So we need to believe that there is for every downside, whenever there is a downside, there is always an upside. So the question now is that how are we preparing for this? Okay, now COVID-19, if you see, actually is gave an entire world a godsend opportunity to carry out changes which they have been aspiring to do for such a long time. In fact, India is trying to make the best of this opportunity. We know that vocal for local has been a big moment that has been getting created. So to seize this opportunity, so we have to learn. In fact, I just want to give a simple example. So how do we seize this opportunity? So we have to learn from our homegrown billionaire, Mr. Mukesh Ambani. So the company is going to come out with shortly with the 3D Geo Glass. I don't know how many of you have seen that video has been being shared on the WhatsApp. It is very nice. So which will change the way we are going to work from home. Promise of mixed reality services and immersive expenses. Now this is actually expected to change the way the digital collaboration. So what am I trying to tell here is that going forward, digitization is going to be very important. Adoption of technology is going to be very, very critical. So we have to catch the bus faster. Okay, so we have experienced today there is a new normal which is going on, and it is going to stay for a longer period of time. Now this will change the way people once they get habituated. Now, if you see, we are getting connected through technology and digitization, and slowly over a period of time, so many sessions have been conducted by Mukesh sir, and we have been attending, and there is a huge number of people attending. So we are now slowly getting used to this new norm. So what are we going to do? How are we going to leverage the technology? Today, if you see, there is no
there is no choice for anybody to not to adopt technology or embrace technology. So I'll just give you a simple reality thing. I mean, like आज आप देखते हैं तो Bangalore में there is a lockdown till 24th, and even the essential goods shops, okay, they have to open only till 12 noon. So because of this, what is happening is the migrant workers are struggling to arrange for their meal. Now you can only order after 12 noon. You can only order the food through the online portal. So if I'm not adopting the technology and if I'm not installing those apps, I'm going to starve, right? So to leverage technology, basically what I have done is that I have broken them into four broad categories. So one is basically आप देखते हैं तो one is your communication and collaboration. So we have seen, so today we are collaborating through this medium, we are collaborating and we are communicating. So there are a lot of apps that are there. Probably you must be using those apps. So you can choose from any of this app. Most of them are free, freely available. You would have experienced it. So you can make use of those apps for your communication and collaboration aspect of it. The second part, if you see, is the sales and marketing part. So today, I think with this work from home and with this, I mean, like non-personal engagement with your customers and vendors, and especially with the customers, it is very important now that you start adopting CRM, customer relationship management, so that you can make a lot of analysis of your customers. It is very important now that you have to keep track of your customers and see that you are able to meet their requirement. And there are again plenty of softwares where they have trial versions which are available for you to buy and various other things. The other very important thing that we need to see is that building of the website, right? So revamp. If you already have a website, it's better you revamp those website, and you can build your own website. It is very easy today, and it is also very affordable technology. It is very free. If you have not seen the video uploaded on your MSME helpline channel on 30th May 2019, please have a look at it. In 9.48 minutes, Mukesh ji has shown you how you can create a free website to start with. I mean, like, if you don't have a website and you don't have any investment, you can, just start with it. So today you need not have to pay even for a domain. अगर आप domain भी चाहते हैं तो there are sites where you can get a free domain and you can do a free hosting. For example, you have this WordPress and various other things where you can do it. And if you start building your business, you can buy your domain and you can move this free website onto your domain. There are a lot of things that are available to you. Now coming to the e-marketing. Again, I've actually gone through this. MooSend is one app, which is again a free app. It is very good, where you can have scheduled email campaigning and various other things, tracking. There are a lot of information. There are a lot of data points that you are getting. Probably you should try that. MailChimp. These are all free things which will basically help you in your sales and marketing, because that is the the main heart and soul of your business, where you have your cash flow and your working capital can be managed. Social media marketing, again, you have I'm just giving a couple of examples. I'm not promoting or I'm doing any of this thing. So there is this Hootsuite and Buffer, which you can try and see how you can leverage. So the whole idea is leveraging the social media, create a business page and promote it. You have to make your presence felt in this world of digitization, okay? And it is very important that you are there. The third one is office productivity. Again, office productivity. Like I was just going through a couple of websites where I realized there are close to about 95 productivity tools which are available. And if you just go to Google and type 25 productivity tool from Google, you will be surprised to see you can do wonders with the technology, and with no investment, with very least investment, you can actually move, adopt or embrace the technology. The last but not the least is the business solution, right? So where basically in this business solution, I'm just going to give you a small quick tip on considering Tally as a business solution technology. I'm not going to give the product part. I'll tell you how you can manage,
a couple of 3 or 4 major things. Now, before that, I just want to give you a nice tip or a clue, especially in case where you are going to promote your digitization presence in the world. Okay, in the marketplace. Okay, so I have something where I call this as acha jugaad. I mean, like, it is nothing illegal or something. So what can you do? I mean, मैंने बताया था कि it hardly takes 10 minutes for you to start a YouTube channel. Now you start a YouTube channel. Okay, you have a mobile. You can, I mean, like, shoot your product or whatever, promote your product. Okay, put it on your YouTube. Now, how will you promote it? It is very simple. Okay, so I'm sure that all of you will have at least about 200 plus friends and relatives network. बस खाली उनको आप अपलोड कर दीजिए वीडियो and you just tell them to just view it and subscribe. So they will subscribe, they will view, and the more subscription happens or the more view happens, you will be on top of the visibility. Okay, there is no cost involved, and you can return the favor to subscribing to their channel, or you can basically give the idea to them also. Now, promoting visibility, there are two things. Again, on the same ground, you have your website. Now you need more traffic. More people have to keep looking for your company. Very simple. Again, you ask your relatives and friends to tell them to, just search in the Google your company and all those things. The more number of people search, the more you are visible on the front page. This is one technique that you can use. The other technique that you can use to bring better SEO, search engine optimization, जो हम कहते हैं, so the better the more people are looking for your company, the better is your credibility, and Google also is going to put your company on top of it. Very simple thing I will tell you. Create your Google profile and put it on the Google map and ask all your employees. Okay, so in case, if everything is okay, people are coming into your office and all those things, you ask your all employees to, go to the Google map. Every day when they are coming to the office, ask them to put the office address. In any case, they have to just start the Google thing saying that, okay, give me the direction, and they have to come to the office. This way, every day when more and more people are doing, agar you have to do some top up on the internet charges also, I think it is a good investment for you. So these are some of the things that we can do, and probably if I'm in my upcoming sessions, probably I'll give you more tips on that. Now, coming to the business solution part of it, what is very important is basically the credit management. Like, how do you manage credit? In a very simple, 3 simple steps that you can optimize your receivable. So you can set a credit period. If you take your business solution software, so basically Tally or any software you're using, just make sure that, whether, these features, I'm sure that every software will have this feature. Only thing is you need to make sure that how you can leverage them. So you can set your credit period, and then, you can set your credit limit. Agar aap credit limit set kar dete hai, so if the outstanding is crossing the limit, then, you cannot raise an invoice. I mean, that's what, basically, if you see our solution that we have done is, it takes care of those things. And also when you are making a new invoice or a fresh invoice, you can see what is the credit limit available, or in case if there are any overdue bill pending, it will give you a warning, so that you can decide whether you want to make an invoice or whether you want to call the party and get a commitment from him, और उसके बाद आप दोबारा invoice आप कर सकते हैं. So this is one aspect of it, leveraging of the bill wise detail. So जो receivable payable management होता है, one is based on your trading, okay, with your on your purchases and sales, sundry debtors, sundry creditors. Now, if you see, we have another option where you can enable for non-trading account. इसमें क्या होता है कि what is that you can do by enabling for non-trading account? You can handle loan installment, because today it is very important for you to have control over your cash flows. If you see month on month, what is the inflow that you are going to have, what is the outflow you are going to have, and also you need to have projection. So वो projection के लिए basically if you do this, if you take a loan, you can split that into installment basis. Every month you can say what is the liability that you have to pay, or what is your EMI that you have to pay, and then when you go to a particular report, basically it is going to tell you these are the things. And you also, like, suppose in case you have advances and various other facilities when you're extending to the employees, you can use these facilities to have a simple account, and you can also manage them month on month. Hidden cost आप देखते हैं कि on overdue bill. So whatever is the money outstanding beyond the credit period days,
So you are losing interest on that. Basically, your capital is getting blocked with your customer. If you want to see what is the amount of loss that you are making by not receiving or not following up on the outstanding bill, you can, basically you have an option where you can set up the criterias, and you can also, enable some interest calculation aspect of it, and just for you to make an what if scenario. You can see, so this is the amount that is pending and itna paisa mere ko aana hai, and this is the loss of interest that I'm having. So these are some of the things that you can do. Cash projections, basically, if you see, once you have proper outstanding management done, and once you have taken care of everything, automatically you will get your cash flow projections month on month. आपको cash flow projection भी मिल जाएगा. Optimizing inventory, आप देखते हैं कि you have to, very important that you need to take care of your inventory valuation. You have to manage your consumable valuation. You should know what is your committed supplies that are there. So all this visibility is very important now, especially under this current situation. So what is the order? I mean, are you ordering only what is required by you? Are you having a track on your minimum order or your reorder status? If you are able to manage these things, the critical result that you are going to get is that you will have a JIT stock, just in time stock you will have, which will save your working capital, your cash flow, everything it is going to take care of. Now, just to summarize, it's very important that 3 important words we have to remember. One is we have to awake, we need to arise, and we need to act today. It's very important. Technology is the answer going forward for us to go to the highway. Please remember the highway. Okay? Thank you very much, all of you. तो पुगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you, sir. आपने इतने सीधे शब्दों में ये जो टेक्नोलॉजी के गुरु हमें बताए हैं, और जो आपने गुरु मंत्र दिया है, अवेक, राइज एंड एक्ट, आई सपोज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं साथ में एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी या कभी जब आपको टाइम मिले, जो आपने बहुत सारे जो कुछ आपने मोबाइल ऐप के बारे में बात की, या बहुत सारी जो आपने बात की जो वेबसाइट्स हैं, या ईमेल मार्केटिंग के लिए आपने बताया कि कुछ अवेलेबल हैं, अगर उनका भी हमें कुछ और डिटेल मिल जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा. मुझे आपसे को सुन के हमेशा लगता है कि आपके साथ तो एक पूरा सेक्शन हमें रखने की जरूरत है. इतना सब कुछ खजाना है आपके पास, और हम उतना सीखने की इच्छा रखते हैं आपसे. तो ये अगर कुछ ऐसी कुछ और डिटेल मिल जाए जो हम और भी मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा. कि जो आपने जो ऐप, ये नहीं है कि आप ये कोई पब्लिसिटी वाली बात नहीं है, ये एक मदद वाली बात है. मैं समझता हूँ एमएसएमई को, कि हम लोग परेशान रहते हैं कि अगर हम ईमेल भेजें तो कोई ऐसे कैंपेन करने के लिए कहाँ भेजें, कैसे भेजें. सोशल मीडिया के लिए जैसे आपने कहा, आपने जो हमें जो कुछ गुर दिए कि भैया आप अपने गूगल मैप को या अपनी लोकेशन को प्रमोट अपने आप से कर सकते हो. और देखिए, अजय कुलकर्णी जी कह रहे हैं, ऑसम प्रेजेंटेशन बाय पुगल सर, स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड फुल ऑफ कंटेंट. थैंक यू. तो पुगल जी, सच में बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, और मैं समझता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी. समय कम आपने लिया, और हमारी तरफ से तो खैर आपको पूरी लिबर्टी थी कि आप जितनी देर हमें समझा सकें हम उतना ज्ञान आपसे ले पाएंगे. लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि अगर इनके बारे में आप कुछ डिटेल दे दें तो आगे हम फिर और वो पास ऑन कर सकते हैं. कुछ वेबसाइट के अगर आप हमें एड्रेस देते, खासतौर से जो ईमेल कैंपेन है और सोशल मार्केटिंग, और इसके लिए हम एक आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि आपके साथ अगर हम फिर एक कोई सेशन रख सकें, खास तौर से इन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं यहाँ खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अनिल त्रिपाठी जी का, श्री पीयूष अग्रवाल जी का, जो बीच में हमको छोड़कर उनको जाना पड़ा. और ये देखिए और भी आया है, विकास जी कह रहे हैं, पुगल जी हैज गिवन वेरी हेल्पफुल टिप्स, थैंक्स, इट वाज शॉर्ट बट कूल. तो और राम अवतार जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ कि उन्होंने हमें समझाया खास तौर से इस एमएसएमई डेफिनेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, और पुगल जी ने हमें बताया कि इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हम कर सकते हैं. शॉर्ट में बताया, उम्मीद करते हैं डिटेल में भी उनसे हम बात करेंगे. तो अंत में मैं चाहता हूं कि अनिल त्रिपाठी जी कुछ टिप्स हमें दे दें as their closing comments, in fact,
कि जो एमएसएमई हम हैं, हमको अब क्या करना चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम जो आ रही हैं कुछ एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन में, इनको हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं हमारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये कब खत्म हो जाएंगी? हाँ, मैं यही कहूंगा कि सभी एमएसएमई के सारे लोगों को कि आप लोग जो है अभी जो चैंपियंस पोर्टल जो अभी नया लॉन्च हुआ है, अभी उसको पूरा भरपूर फायदा उठाइए। उसमें बहुत त्वरित कार्रवाई होगी। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो सारी क्वेरीज हैं, अगर मान ली एक ऑफिसर एक क्वेरी में उसमें कई ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ऑफिसर जो पहले पाने वाला जो ऑफिसर होगा उसको ग्रीवेंस को उसको दूसरे ऑफिसर को भेजेगा। बहुत त्वरित कार्रवाई होगी, आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएं। और इसके साथ साथ जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के जो 4-5 पोर्टल्स हैं उनको भी दिमाग में रखिए कि मिस्टर पूगल ने जो अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात बताई है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत कम लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पा रहे हैं। लोग अपने कॉमन सेंस से तो बिजनेस कर रहे हैं, अपने कॉमन सेंस से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि पूगल जी ने जो बोला है उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और इनके बताए हुए चीजों अगर आप पूरी तरह से चीजों को समझ पाए हो तो आप इनका टेलीफोन नंबर ले लीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। और इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुप्ता जी के चैनल में दोबारा एक इलाबोरेट टाइप का कम 1.5-2 घंटे का पूरा अपना व्याख्यान दें, और बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक जनरल टाइप की चीजें तो हर आदमी बता लेता है, ठीक है, आप पढ़ के भी कर सकते हैं, और सब कुछ आजकल ज्ञान तो सब कुछ ओपन है। ऐसा नहीं है कि जो काम करने वाले लोग हैं उसको ठीक उसकी बारीक जानकारी को थोड़ी रखते हैं, सबको रखते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और गुप्ता जी आपके इस इनिशिएटिव को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने 150-200 लोगों को जो एजुकेट किया आज, ये मतलब एक बहुत अच्छी परंपरा है, आप तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और जैसा कि परसों भी मैंने टेलीफोन पे आपसे बात किया था कि जब कभी सीनियर लेवल पे कभी कोई दिक्कत आती है तो मैंने सब देखा है कि आपका वीडियो भी देखा जाता है। और ये आपकी एमएसएमई की पाठशाला है, बहुत सरल शब्दों में मतलब चीजों को बता रही है। आप इस चीज का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जो हमारा एमएसएमई का काम करने वाला जो उद्योग करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ना हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड उसकी सोशल साइंसेस या बिजनेस की और लफाजी उसके पास ना हो, लेकिन उसको किसने सरल शब्दों में हम उसको समझा सकते हैं। इस कला को आपने बहुत ही बारीकी से समझा हुआ है, तो मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। और एमएसएमई सेक्टर का पूरा समर्थन आपको मिलेगा, मिनिस्ट्री और डीसी ऑफिस का पूरा समर्थन मिलेगा। हमारा जो ब्रांच इंस्टीट्यूट है रामाता जी जिसको देख रहे हैं, आपको पूरा समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच सारे पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और हमने देखा है सर, रामावतार जी तो मतलब मैं तो उनको पूछता हूँ हमेशा, जब भी मैं उनको मिलता हूँ या बात करता हूँ, हमेशा उनके दिल दिमाग में एमएसएमई का कैसे भला हो सकता है, वो इसमें हमेशा लगे रहते हैं। और हमने जहाँ वो उनका जो डीआई सेंटर है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं हमारे साथ, और पूरा सहयोग रहता है उनका, रामावतार जी का। और मैं तो समझता हूँ कि पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी, जो इंटरनेशनल एमएसएमई डे था उसमें भी आपके जो ऑनरेबल मिनिस्टर और ऑनरेबल सेक्रेटरी हमारे साथ आए थे। और हमने सर अनिल सर और रामावतार जी एंड पुगल जी एंड मेरे सभी जो दोस्त यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी हमने एक और चीज शुरू की है एमएसएमई गांव में, जहाँ पर हम 16 क्लासेस में हम सर हम कुछ कर रहे हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे मैं वीडियो में बनाता हूँ सर, मैं थोड़ा उसको डिटेल बताऊँ आपको। मुझसे कुछ पार्टिसिपेंट भी पूछ रहे हैं सर, मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं सबका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी मजबूरी हो जाती है कि सबके मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ ऑनलाइन। तो हमने अब ये कुछ कोर्स एक शुरू किया है एमएसएमई गांव में, क्योंकि जैसे आप अपने ऑनरेबल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि भाई अब हम एग्री एमएसएमई की तरफ ध्यान देंगे, हम गांव में जो लोग हैं उनके लिए हम वहां पर कोशिश करेंगे कि वहां पर वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या एग्री बिजनेस हो। तो हमने अब ये किया है सर कि हम 16 क्लासेस में सैटरडे संडे को होंगी, और हर सैटरडे संडे 2 महीने तक ये क्लास होगी, जो भी ग्रुप होगा स्टार्ट करेंगे हम। और ये 15 अगस्त से हम ये पहला ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे से। इसमें हम करेंगे कि हम उनको बताएंगे कि भाई आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाना है, यानी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी,
स्टेप बाय स्टेप हम उनको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या सिस्टम है, वेबसाइट कौन सी है, कहाँ आपको जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनकी लिमिटेशन है। फिर जो रजिस्ट्रेशन है उनके बारे में हम बताएंगे, ऑनलाइन कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है। बैंक में अगर आपको जाना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, बैंक मैनेजर से कैसे बात करनी है, बैंक में लोन एप्लीकेशन देना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां पर सबमिट करने के लिए, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका ब्रांच मैनेजर नहीं सुनता तो कहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर और आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन चाहिए, ट्रेड फेयर चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, कोई मार्केटिंग असिस्टेंस चाहिए सरकार से, सब्सिडीज क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग की क्या फैसिलिटी है, ये सारी हम ज्ञान देने की कोशिश करेंगे यहाँ इस एमएसएमई गांव-गांव में। और अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, आप एग्जिट करना चाहते हैं, तब भी हम बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हम 15 अगस्त से अनिल सर हम शुरू कर रहे हैं एक ये नया एमएसएमई गांव। तो मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सभी जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिन्होंने अपना समय निकाला, और हमने कहा था कि हम करेंगे इसको 1.5 घंटे का, 4 बजे से 5:30, लेकिन अभी 6:30 बज गए। ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था, और ये तो तब हुआ जब हम पुगल जी ने कम समय लिया। हम चाहते थे कि वो थोड़ा ज्यादा समय ले, लेकिन पुगल जी ने थोड़ा कम समय लिया, और साथ में अनिल त्रिपाठी जी ने, पीयूष अग्रवाल जी ने और राम अवतार जी ने जितने सरल शब्दों में मुझे और जो हमारे सब पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सब बताया इस उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई डेफिनेशन के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, अनिल जी को, पीयूष जी को और श्री राम अवतार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुगल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी कहना चाहता हूँ, हेलो मैं कहना एक तो सभी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे उनसे अनुरोध है कि जो हमारा एमएसएमई का जो ये नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। उसमें जो रिजर्वेशंस वगैरह हैं एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए, उसको जो है अच्छी तरह समझने, वो सारा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। जो ईएमडी वगैरह भी जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो आप वो क्लेम ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे एससी एसटी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो एससी एसटी जो है हब है उसमें जो है उसको उनको प्रोफेशनल तरह की एडवाइस मिलती है, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करें। दो चीजों के लिए मैं आप बात करूँ। नहीं बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट का मैं एक सवाल पढ़ लेता हूँ। वी हैव सीन देयर आर नाउ मेनी गवर्नमेंट वेबसाइट व्हिच गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, बट एवरी वेबसाइट इज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल इंडिया ट्रेड पोर्टल, जैम पोर्टल, एमएसएमई मार्ट, नाउ चैंपियन। तो ये कह रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ये। तो आप ऐसा करिए सर, आप सीधे जाइए डीसी एमएसएमई की वेबसाइट पर जाइए और वहां से जो लिंक है उनके द्वारा आप उन वेबसाइट पर जाइए। आज के लिए बस हम अब इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब, एमएसएमई परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका कुछ नेट में थोड़ा प्रॉब्लम रहा तो हम आपके दर्शन अच्छे से नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच।